90 रोजा सियासी तहरीक होगी, आर्या पार करेंगे। सारे की सारा पूरा नंबर आता जाता रहा मौलाना की इधर। अगर ये सब इतना आसान होता देखिए तो कभी लोग सियासत ना करते। दुनिया में कहीं इतना बड़ा रेफ्यूजी कैंप नहीं होगा। अगर एक दिन पहले टीम बनती है और वो एक दिन लेट जाती है, मैच खेलती है और जीतती है, तो ये कारनामा ही आप इसे समझ लेना। जहाँ पर खून की रवानी कम हो जाए उसको इस्कीमिक कहते हैं। अब इस्कीमिक हार्ट डिजीजेस भी होते हैं, इस्कीमिक ब्रेन डिजीज भी होते हैं। पीटीआई की 90 रोजा सियासी तहरीक का आगाज, आर्या पार करेंगे। गंडापुर का बड़ा ऐलान, कहा बात सिर्फ फैसला साजों से होगी। न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान मौलाना फजल रहमान को डीआई खान ने अपने भाई फैसल अमीन गंडापुर से इलेक्शन लड़ने का चैलेंज दे दिया। जवाब में मौलाना फजल रहमान के भाई ने अली अमीन गंडापुर का इलेक्शन लड़ने का चैलेंज कबूल कर लिया। मुल्क की सियासत में क्या कुछ हो रहा है, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। मौलाना फजलुर रहमान को फॉर्म 47 का बेनिफिशियरी कहने वाले गंडापुर बताएं वो किसके एनओसी पर खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला बने। अली अमीन गंडापुर खुद 3 में है न 13 में। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा हाफिज हमदुल्लाह का रद्द-ए-अमल, कहा खैबर पख्तूनख्वा में लोग अमन को तरस रहे हैं। वजीर आला लाओ लश्कर समेत पंजाब फतह करने निकले हैं और लाहौर में भड़के मार रहे हैं। अली अमीन को वोट से जो नहीं नोट से जितवाया गया। पंजाब के शहर सरगोदा, कोलू और अतराफ में बारिश का आगाज। महकमा मौसमियात ने आज पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा समेत कश्मीर में जमकर बादल बरसने की नवीद सुना दी। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा, पीडीएमए का अलर्ट जारी। कराची में भी 15 जुलाई से बारिशें मुतवक्के। तौसा शरीफ में नाला संघेड़ और दरियाई सिंध में तुग़यानी। 30 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब। खड़ी फसलें तबाह। तरबेला डैम के 10 स्पिलवेज खोल दिए गए। गुड्डू और सखर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब आ गया। 24 घंटों में गुड्डू बैराज पर पानी की सतह 3,42,000 क्यूसेक और सखर पर 51,000 क्यूसेक इजाफा रिकॉर्ड। इसराइल ने बर्बरियत की तमाम हदें पार कर दी। गाजा में खैमों और बाजारों पर भी बमबारी। पानी लेने के लिए जमा होने वाले फलस्तीनियों को निशाना बनाया गया। हमले में 50 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद। अमीर तंजीम यूनिसेफ के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 से जारी इसराइली जारियत में रोजाना 27 बच्चे शहीद हो रहे हैं। और अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में जापान ने पाकिस्तान को 3-0 से शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी टीम सख्त और कोशिश के बावजूद एक भी गोल ना कर सकी। पाकिस्तान पूल मैचेस में नाकाबिले शिकस्त रही थी। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। भली करे आया जी आया नु बखैर रात वशत के दुनिया बोले के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सारिया सैमसन। प्रोग्राम के आगाज में हम जरा शुरू में ही मेरे ख्याल में हमें सियासत पे बात करनी है, बिकॉज इट इज द बेस्ट इन आई मे से डेवलपमेंट। पिछले 2 हफ्तों से इसके ऊपर कुछ ना कुछ सामने आ रहा है। फाइनली अली अमीन गंडापुर इज ऑल आउट एंड ही वाज फाइनली सियासत। मौसम अगर ठंडा है तो ठंडे मौसम में बिल्कुल भी इस वक्त सियासत ठंडी नहीं है, गर्मा गर्म चल रही है। हुकूमत मुखालिफ एहतजाज पर तहरीक इंसाफ एक बार फिर है। हम एक बार फिर आपको कह रहे हैं क्योंकि फरवरी से ऐलान हो रहा था कि आ जाए कि अब आए कि तब आए। ऐलान तो गैर कर दिया है केपी के वज़ीर अली अमीन गंडापुर ने, और उन्होंने ये कहा कि 90 रोजा सियासी तहरीक होगी, आर्या पार करेंगे। एग्जैक्टली और साथ ही उन्होंने मौलाना फजल रहमान के भाई के लिए जो चैलेंज रख छोड़ा, अपने भाई को सामने पेश करके मौलाना फजल रहमान के लिए जो चैलेंज रख छोड़ा है वो चैलेंज कबूल भी कर लिया गया है। अब देखना ये है कि वो कितना पूरा कर पाते हैं। मसला ये है अली अमीन गंडापुर ने चैलेंज किसको किया? मौलाना फजल रहमान को। ठीक है, और चैलेंज ये किया कि अपने भाई को। हाँ। तो मौलाना फजलुर रहमान के भाई ने कहा कि मौलाना को छोड़े, पहले मुझसे आप लड़ लें। तो ये भाई वर्सेस भाई जो चल रहा है ना, तो जो चैलेंज किया है और इस चैलेंज का जो जवाब दिया है ना वो हमारे सामने आया है। और इंजीनियर ज़ियाउर रहमान जो मौलाना फजलुर रहमान के छोटे भाई हैं, उन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए क्या कहा, आपको सुनाते फिर इस पर बात करते हैं। ओके, इसी पे हम बात कर लेते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम फे के तर्जुमान कामरान मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, वी अप्रिशिएट इट। अच्छा, गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला केपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की
और मौलाना फजल रहमान के इस बयान पर तनकीद की, जिसमें उन्होंने कहा कि तब्दीली आएगी और तो पीटीआई के अंदर से आएगी। जवाब में अली अमीन गंडापुर ने कहा कि तब्दीली हमारे अंदर लाने के बजाय अपने अंदर तब्दीली लाएं तो बहुत अच्छा होगा। सर, सियासी माहौल को कहाँ जाता देख रहे हैं? ऐसा है कि हमने कौन सा उनके खिलाफ सख्त बयान दे दिया। तब्दीली लाना तो अगर किसी जगह पे करप्शन के इतने बड़े बड़े मेगा स्कैंडल्स हो तो कोई अपोजिशन की जमात, फिर आप अलग से पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम आपकी अपोजिशन में हैं, हमारी आपके साथ हमेशा जो है इज़हार नापसंदीदगी रहा है, तो हम अगर आप पे कोई तनकीद जायज़ अंदाज में कर भी लेते हैं तो आपको इसके ऊपर जो ना इतना उछलने कूदने की जरूरत नहीं होती। तो उतना उछलना कूदना, वालिद का नाम भी उनका ले लेना, दूसरा भी कर लेना, पता नहीं, मुझे हैरानगी होती है कि किस तरह से पॉलिटिक्स कैसे करते हैं। मगर चले, ये उनकी मर्जी है। अभी उन्होंने वैसे भी 90 दिन के बाद सियासत छोड़ देनी, तो फिर 90 दिन के बाद फिर देखेंगे फिर मामला क्या है। तहरीक तो वैसे भी जो है ना उनकी जितनी चलनी है वो भी सबको पता है। हार्ट एंड कोल्ड दोनों इकट्ठे नहीं होते। या तो आप मुज़ाकरात की बात करें, मुज़ाकरात करना है तो उसमें जो है ना जिनसे भी करना है, अगर वो करते हैं तो जिनको आप कह रहे हैं तो उनसे करनी है तो कर लीजिए। किसी को जो है अगर एतराज़ होगा तो वो तनकीद करेगा, और वो तनकीद करना उसका हक है, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल पार्टी है या पॉलिटिकल पर्सन है। वो आके अगर तनकीद करता है उसके ऊपर आप माइंड ना कीजिए, आप उनसे मुज़ाकरात कर लीजिए। वैसे भी जो है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स तो ये है कि जो बच्चा गोद से उतारा जाता है वो रोता रहता है उस वक्त तक जब तक उसको दोबारा गोद ना ले लिया जाए। तो आपने जो करना है उनके साथ अगर वो करते हैं तो बेशक आप उनके साथ करिए, दूसरों को अपनी बात करने दीजिए। वरना अगर तहरीक की बात करते हैं तो तहरीक जो है वो इस तरह से नहीं चलती है। तहरीक जो है पहले 2 दफ़ा आपने चलाने की कोशिश कर ली है और दोनों दफ़ा जो ना आप खुद छोड़ के उनको जो है वो निकल गए हैं। तो अब जो है वो वर्कर जिनको आप छोड़ के निकल गए वो मुझे नहीं पता कि वो क्या आएगा। बहरहाल आएगा तो अगर वो आपकी पार्टी है, अगर आएगा तो उसको। और आप पंजाब में जाके ये बात कर रहे हैं, और पंजाब में तो पहले जो है ना तहरीक में ना कोई निकला और ना उनकी किसी को जो है ना कोई गजन पहुंचा, ना किसी के खिलाफ कोई बात हुई। वो तो बड़े अच्छे माहौल में, एयर कंडीशंस में। तो मगर स्टिल जो है ना ये चूंकि आपका एक कानूनी और दस्तूरी हक है, उसको जरूर इस्तेमाल करिए। आप तहरीक चलाना चाहते हैं तहरीक चलाइए, आप बातचीत करना चाहते हैं जिससे बात करना चाहते हैं करिए। ठीक है। अच्छा, वज़ीर आला केपी एक एलिगेशन लगा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान ने जाली इलेक्शन में साथ दिया और हुकूमत गिराने में किरदार भी अदा किया। आखिर इतना जो उनका नेगेटिव मनफी रवैया है, इसके पीछे क्या वजूहात हैं? मौलाना फजल रहमान से तो पीटीआई चाह रही थी कि किसी तरह से इत्तेहाद कायम हो जाए, फिर अब ये क्या हो गया? वो तो जाली इलेक्शन में जो साथ दिया या जो हुकूमत गिराने में किरदार अदा किया, उसके बाद तो ये सारे के सारा पूरा टब्बर आता जाता रहा मौलाना के घर। फिर तो अगर दरमियान में आते जाते रहे और मौलाना बहुत अच्छे थे और मौलाना से बगलगीर, मौलाना की के पीछे नुमाजें और ये सारा कुछ, तो फिर मुझे नहीं पता कि मौलाना फिर उस दरमियान में अच्छे हो गए और फिर जो दोबारा स्विच कैसे ऑफ हो गया कि दोबारा अच्छे नहीं रहे। तो अगर वो दरमियान में ना आए होते, वो उस स्टांस पे होते कि जी हुकूमत जो है ना मौलाना साहब ने गिराई है, तो ठीक है, वो तो तारीख का हिस्सा है कि वो गिराने में जो है ना वो सबसे आगे थे और लीड कर रहे थे उस वक्त। मगर उसके बाद तो तशरीफ आप लाते रहे और आप ला के 6 महीने तक आप इंतजार में रहे कि मौलाना क्या कहेंगे, और बैठे रहे आप आराम से। 6 महीने आपने गुजार दिए। तो मौलाना अगर ना फिर उसकी ये करते तो दोनों में से एक काम होता है ना, आप दोनों बातें इकट्ठी नहीं कर सकते। अच्छा, वैसे कामरान साहब, आपको नहीं लगता कि पीटीआई में मुतादिद माइंडसेट्स ऐसे हैं, एक जो मौलाना के पीछे नमाज पढ़ते हैं और दूसरे वो जो सियासी तौर पर उनकी नमाज पढ़ाने की भी बात करते हैं? इस हवाले से भी लोग कंफ्यूज हैं, किसका साथ दें अगर देना है और किसको इग्नोर करें अगर करना है? नहीं, जेयूआई कंफ्यूज नहीं होती है। जेयूआई बड़ा जो ना वो हम जो है वो बड़े सोच समझ के डिसीजन लेते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई 2 राय नहीं है, एक ही राय है, और एक राय के अलावा कतन कोई नहीं है। कोई ऐसी जो है ना वो किसी की ज़हन में कोई मामूली सा शायबा भी नहीं है, उसका कुछ साया भी नहीं है। जो फैसला किया उसके ऊपर डट के खड़े हैं, और फैसला किया पार्टी ने किया और पार्टी के अदारे ने किया। हमको करना कोई रिग्रेट्स भी नहीं है उस फैसले।
बानी पीटीआई बहुत मौरूसी सियासत के खिलाफ रहे हैं, दूसरी पार्टियों को उन्होंने इसका निशाना भी बनाया है। अब उनके बेटों के पाकिस्तान आने के हवाले से बड़ी बाज़गश चल रही है, चाहे पार्टी के अंदर हो या बाहर हो। इमरान खान की रिहाई के हवाले से अगर वो मुतहरिक होते हैं तो इस पर आपकी जमात का क्या मौक़िफ़ होगा? फिर उस पर मैं ज़ाती मौक़िफ़ इस वक्त दे देता हूँ। जमात ने अभी तक इस पर डेलिब्रेट नहीं किया। ज़ाती मौक़िफ़ मेरा ये है कि अगर तो वो पाकिस्तानी नेशनल है या इवन डुअल नेशनल भी है तो फिर तो उनको पाकिस्तान की सियासत में यकीनन जो है ना वो बात करने का या उसमें पाकिस्तान के फंडामेंटल राइट्स को अवेल करने का उनका हक रहता है। और अगर वो फॉरेन नेशनल है तो बावजूद ये कि वो खान साहब के बेटे हैं, उनका शायद ये हक नहीं होगा, मगर मिलना उनका हक है। उनको मिलना चाहिए। जब वो ख्वाहिश का इजहार करे एक मुनासिब मुद्दत के बाद उनको यकीनन जो ना मुलाकात देनी चाहिए। और इसी तरह से उनको अगर वो वीडियो लिंक पे जो है ना उनसे बात करना चाहें, मिलना चाहें और या टेलीफोन पे मिलना चाहें, बात करना चाहें, यकीनन ये हक उनको हासिल है और ये हक उनको मिलना चाहिए। अच्छा कामरान साहब, आखिर में ये बताइएगा कि तहरीक इंसाफ पर जो हालत एहतिजाज आ गई है, एक तरफ 90 रोज़ में मामलात हल करने की बातें हैं, दूसरी तरफ बानी पीटीआई की तरफ से मुज़ाकरात के लिए ग्रीन सिग्नल जो है वो भी है। अब किन शराइत पर मुज़ाकरात पर बैठा जाएगा? पिछले कई माह में हम देख चुके कि मुज़ाकरात के बावजूद मामला हल नहीं हो सके, जिसकी वजह बज़ाहिर रवैया मालूम होता है। और आप कानूनदान भी हैं, सियासतदान भी है, तो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? दोनों काम यकीनन इकट्ठे नहीं हो सकते। या तो आपको पूरे के पूरे जो है ना वो मुज़ाकरात के हामी बन जाएं और इसमें जो है खुल के आ जाएं कि जी इन एनी केस हमने मुज़ाकरात करना। मैंने कई दफ़ा इसमें ये तजवीज़ भी पेश की थी कि जब ये बहुत ज़्यादा आया जाया करते थे मौलाना साहब के यहाँ, मैंने कहा था कि इसमें दोनों तरफ के लोग जो है ना वो मौलाना से जो है अच्छे ताल्लुक़ में हैं, तो मौलाना को जो है उसमें उनसे ये फ़ायदा लिया जा सकता है कि वो दोनों को आपस में नज़दीक लाएं और किसी ऐसे नतीजे पे पहुंचा जाए कि हम अगले इलेक्शन के लिए, जो कि 6 महीने बाद, साल बाद हो सकता है, उसके लिए जो है ना हम कोई फेयर और फ्री इलेक्शन हासिल करने में अगर कामयाब हो जाएं और इस दौरान कोई मामला तय पा जाए पाकिस्तान के। मगर शायद तो उस वक्त जो है ना ये किरदार देना जो है मौलाना को मकसूद नहीं था, न सिर्फ एक तरफ से बल्कि दूसरी तरफ से शायद ये आया था ये कि जी मौलाना के ऊपर हमारा कोई एतराज़ नहीं है, मगर पीटीआई की तरफ से शायद तो कोई उसमें पॉजिटिव नेगेटिव कोई बात नहीं आई। तो अगर कोई आपने बात करनी है कोई सियासी हवाले से, फिर आपको बीच में किसी को रखना पड़ेगा। महमूद खान साहब को रख लीजिए, चले मौलाना साहब को अगर आपको पसंद नहीं है, महमूद खान साहब को कहें कि वो आपस में वो कर लें। मगर स्टिल मैं जो है ना इसमें मेरी बाइसनेस मेरा ज्यादा जो है ना वो पार्टी लीडरशिप के साथ मोहब्बत इसमें शामिल हो सकती है। मैं समझता हूँ कि इस मामले में ज्यादा बेहतर किरदार महमूद खान साहब से भी मौलाना साहब अदा कर सकते हैं और उनसे ये फ़ायदा लें, उनसे ये सहूलत आज भी शायद मुयस्सर हो जाए। ठीक है या कामरान मुर्तज़ा साहब, आप हमें आगाह कर रहे थे इस वक्त जो सिचुएशन बन गई है सियासी तौर पर, और ये कि जो इल्ज़ामात पीटीआई की जानिब से लगाए जा रहे हैं और ख़ास तौर पर जो इलेक्शन का चैलेंज दिया जा रहा है अली अमीन गंडापुर की जानिब से, उसके ऊपर जमीयत उलमा इस्लाम की क्या सोच है और वो क्या तैयारी कर रहे हैं और क्या कोई उसका कोई खौफ भी है। और जिस इत्तेहाद की बात की जा रही थी, अब वो कहाँ गया इत्तेहाद? इसी पर मज़ीद भी तज्ज़िया हासिल करते हैं। हमारे साथ बोल रिपोर्ट की एंकर पर्सन सीनियर तज्ज़ियाकार बतूल राजपूत मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर और सलमान अकरम के बीच में एक तकरार कह लें ये हुई, एक बड़ी उनकी जानिब से आम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उन्होंने एक चैलेंज थ्रो किया है और वो चैलेंज थ्रो किया है उन्होंने। अब ये मुझे बताइएगा कि इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी किया है उन्होंने, जानना ये चाहते हैं कि एक जानिब तो मौलाना फजल रहमान ये ऐलान करते हैं कि तब्दीली आए तो PTI के अंदर से आएगी, तो जवाब में अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि मौलाना KP में तब्दीली लाने के बजाय अपने अंदर तब्दीली ले आए तो बहुत अच्छा होगा। आप इस पूरी सिचुएशन को कैसे रीड कर रहे हो? बहुत शुक्रिया फैसल और सादिया कि आपने दावत दी। देखिए, आपने जो स्टेटमेंट्स कोट किए सियासी बयानात हैं, लेकिन ज़्यादातर पस मंज़र में कुछ ना कुछ और चल रहा होता है। जो रीसेंट डेवलपमेंट, जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हमने लाहौर में देखी, चूँकि हम खुद फील्ड में ऑब्जर्व कर रहे थे, तो आपको ये वाज़ेह तौर पे नज़र आता है कि जो लोकल अथॉरिटी है PTI की या जो उनके लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो वहाँ पे नज़र नहीं आए। और जब हमने गंडापुर से पूछा कि आलिया हमजा क्यों नहीं थी या बाकी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग क्यों नहीं थे, क्योंकि KPK के अहदेदारान आए हुए हैं लेकिन लाहौर में ही पंजाब से नहीं है, तो ये बहुत बड़ी बात है कि ऐसा क्यों है। तो उन्होंने कहा कि वो मसरूफ़ होती होंगी दूसरी कुछ आम चीज़ों में। लेकिन आलिया हमजा ने एक ट्वीट किया कि मुझे तो पता चला कि मैं मसरूफ़ हूँ, और मैं उनके कहने का मतलब ये था कि वो क्यों एक अपॉर्चुनिटी
जो एक पार्टी की इंपॉर्टेंट गैदरिंग थी मिस करेंगे। तो एक तो इससे आपको पता चलता है कि जो मौलाना ने बात की थी कि पार्टी के पीटीआई के अंदर तब्दीली आएगी, वो एटलीस्ट हम तो विटनेस करके आए, क्योंकि ग्रुपिंग तो थी पीटीआई में बहुत पहले से। लेकिन अब पीटीआई में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक्चुअली चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ चीज़ें ठीक हो, जिसमें मैं फिलहाल नाम लेना तो मुनासिब नहीं है, लेकिन उसमें बहुत सारे लोग यहाँ पे थे पंजाब में जो कि ये कह रहे थे कि हमारी पार्टी में कुछ लोगों को अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होना चाहिए। कुछ बहुत हार्डकोर फॉलोअर्स हैं जो कि कहते हैं बात ही नहीं करना चाहिए, मुज़ाकरात ही नहीं होना चाहिए, या आप हमारी मुतालबात माने। तो अब हमें एक थोड़ा सा पॉलिटिकल नैरेटिव शिफ्ट नजर आया, एक सॉफ्टर टोन नजर आई पीटीआई की लीडरशिप में जो पंजाब में थी। तो इट इज अ प्रूफ दैट देयर इज अ चेंज विद इन पीटीआई। अब ये देखना होगा कि ये जो सॉफ्टवेयर टोन पीटीआई ने इख्तियार की है वो आने वाले वक्त में उनके मुतालबात को मजीद कंफर्टेबली मनवा लेती है या पीटीआई मजीद बैकफुट पे चली जाएगी। क्योंकि आपको याद होगा कि इमरान खान तो जेल के अंदर से रह के भी ये कहते थे कि मैं फलां से बात करूंगा, फलां से नहीं बात करूंगा। लेकिन अगर उनका जो वज़ीर आला है वो पूरा अपनी कैबिनेट को उठा के, अपने पार्लियामेंटेरियंस को उठा के, ज़िले अहदेदारान वर्कर्स को उठा के पंजाब में आए हैं और वो कह रहे हैं कि हमारी कोई नई तहरीक नहीं है, बट वी आर विलिंग टू टॉक हूँ किससे बात करनी है, कि पहली तरह कोई कमेटी बनेगी, क्या हिकमत अमली है, इसका कोई जवाब नहीं था। अच्छा बतूल, ये 90 दिन और पाकिस्तानी सियासत दोनों बड़ा गहरा ताल्लुक है। 90 रोज़ का अल्टीमेटम दिया गया, वज़ीर आला केपी अलीमीन गंडापुर ने बानी पीटीआई की तरफ से मुज़ाकरात के लिए ग्रीन सिग्नल भी दिया है। तो तहरीक इंसाफ अब किन शराइत पर मुज़ाकरात पर बैठेगी? जी बिल्कुल, क्योंकि पीटीआई से जब हम बारहा पूछते हैं कि उनके मुतालबात अगर उन पे अमल नहीं हो रहा तो कि उसको बैकफुट पे क्यों नहीं चला जाती है, लचक का मुजाहरा क्यों नहीं करते, तो वो एक बड़ा वेग जवाब देते हैं जो कि बीइंग अ पॉलिटिकल जर्नलिस्ट भी आपके लिए मुश्किल है कि उसमें से क्या सवाल निकाले क्या नहीं। क्योंकि वो ओवरऑल बात करते हैं कि जी हम तो कानून की बालादस्ती चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अदालतें आइन के मुताबिक फैसला करें। ये तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में सभी चाहते हैं, सभी पाकिस्तानी चाहते हैं कि ऐसा हो। लेकिन अगर एक सियासी जमात चाह रही है तो उसको ये सिस्टम के अंदर से रास्ता निकालना होगा। लेकिन पीटीआई शायद सिस्टम के अंदर से रास्ता नहीं निकालना चाहती, वो कहती है कि जो बुकिश बातें वो इम्प्लीमेंट हो जाए। अगर ये सब इतना आसान होता देखें तो कभी लोग सियासत ना करते। जो सियासत जो लफ्ज़ है ये इसका जो ओरिजिन है पॉलिटिकिंग, और जो पॉलिटिक होता है उसका मतलब होता है ब्लड सकिंग लिटरली। तो अगर आप इसकी हिस्ट्री में जाए तो सियासत करना, अपने आप को पेश करना सिस्टम के लिए, सिस्टम को इम्प्रूव करना कभी भी इंडिविजुअल्स के लिए आसान नहीं होता। तो जो पीटीआई के मुतालबात है लगता तो नहीं कि वो इम्प्लीमेंट होगी, क्योंकि पीटीआई को वो प्रैक्टिकल मुतालबात रखने चाहिए जो एक्चुअली सिस्टम कबूल करे। जो पाकिस्तान ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि नए इलेक्शन हो। जब आप नए इलेक्शन में जाते हैं तो एक मुल्क 20 साल पहले चला जाता है, खासतौर पर जो पाकिस्तान की तरह का मुल्क होता है। फिर ये कि आप इलेक्शन कमीशन में चेंजेस लेके आए वो भी मुमकिन नहीं है। फिर आप ये कहेंगे कि जी फलां पार्टी से बात नहीं करनी इस्टेब्लिशमेंट की, ये भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी वाज़ेह तौर पर पैगाम आ चुका है कि आप सियासी लोगों से बात करें। तो ये ज़रूर हो सकता है कि अली अमीन गंडापुर जैसे या ऐसे कुछ लोग जिनका दोनों तरफ अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप है वो कोई दरमियाने रास्ते की बात करें। लेट्स सी कि इस दफा वो कर पाते हैं। राइट। बतूल, गंडापुर ये कह रहे हैं कि यहाँ तो आर यहाँ पर है पार, इस तहरीक के हवाले से उनका यही मौक़िफ़ है। बट डू यू थिंक के बीच में कोई मुज़ाकरात की गुंजाइश है? और ये पहली बार तो नहीं होने जा रहा कि इतना बड़ा ऐलान किया गया हो, खुद मसाइल बहुत सारे हैं पीटीआई के अंदर। देखिए, मुज़ाकरात तो जंगों में भी होते हैं, तो एक मुल्क की दो सियासी जमातों के दरमियान हमेशा मुज़ाकरात की गुंजाइश होती है। इससे थोड़ा बड़पन और बर्दाश्त दिखाने की ज़रूरत है। जब 1973 का आइन पास हुआ था तो उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ऐसी मजहबी जमातों को वो एक टेबल पर लेके आए थे जहाँ जिनसे उनका शदीद सियासी इख्तिलाफ था। तो अगर इतना बड़ा कंसेंसस हो सकता है मुल्क में, फिर 18वीं तरमीम का कंसेंसस है, फिर नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से कंसेंसस है, फिर और एनएफसी के हवाले से एक कंसेंसस है, केपी में इंतजाम के हवाले से एक कंसेंसस है, 58(2)B एंड व्हाट नॉट। पाकिस्तान में कब आपको कंसेंसस नजर नहीं आया, तो अभी भी हो सकता है। सिर्फ ये इस दफ़ा मुझे लगता है कि थोड़ा सियासी जमातों को थोड़ा सा सॉफ्टर होने की ज़रूरत है, क्योंकि फ्रैंकली पूरी दुनिया में इस्टेब्लिशमेंट्स काम करती हैं, पूरी दुनिया में एस्टैब्लिशमेंट्स का काम करने का। ऑलराइट, ठीक है बतूल। अच्छा, अब इसमें ये भी चीज़ हुई है कि कोई आखिरी हर्फ तो खैर सियासत में नहीं होता ना, तो इस बार फिर हुकूमती रुकन इरफान सिद्दीकी जो हैं, आई वाज वाचिंग वन ऑफ हिज इंटरव्यू एट वन ऑफ द चैनल्स, वो कोई रोल अदा कर सकते हैं? क्योंकि पहले भी तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात में वही एक्टिव नज़र आ रहे थे और उनके कुछ बयानात भी हालिया दिनों में काफ़ी ज़्यादा ज़ेर गर्दिश हैं।
देखिए बिल्कुल ये मुमकिनात में से है और पीएमएलएन में लोग बहुत ऑफ द रिकॉर्ड और ऑन द रिकॉर्ड एक्टिव नजर आते हैं कि आए हमसे बात करें। पिछले दिनों शहबाज शरीफ ने अपोजिशन लीडर को फ्लोर पे कहा था असेंबली के कि आपसे हम बात करना चाहते हैं और बिल्कुल इरफान सिद्दीकी साहब को हम कई दफ़ा प्रोग्राम में भी डिस्कस कर चुके हैं और जिस वक्त पहले मुज़ाकरात नाकाम हुए तो उन्होंने कहा था कि पीटीआई ने वर्किंग डेज खत्म होने का इंतजार नहीं किया, यानी कि मंडे टू थर्सडे हमें सोचने का वक्त नहीं दिया और फिर वीकेंड आ गया एंड वी नीडेड टू रीथिंक अबाउट द प्रोसेस या हमें सोचने का मौका दें। तो अगर पीटीआई को हमेशा जल्दबाजी रही कि फटाफट हमारी बात सुन ली जाए तो ये एक इरफान सिद्दीकी साहब का शिकायत बिल्कुल जायज़ थी। उसमें एमके वालों ने भी बड़ा रोल प्ले किया था, गवर्नमेंट ने भी निकाला था, जाए कमेटियाँ बनाए, बड़ा प्रोएक्टिवली वो कर रहे थे। लेकिन देखें थोड़ा सा बर्दाश्त का मुजाहरा करने की ज़रूरत है। लेकिन कौन रहमान मलिक बड़ा हिस्टोरिकली मुज़ाकरात में रोल प्ले करते रहे, चाहे इंटरनेशनल पे हो कोई स्टोरी या कराची की या फेडरल गवर्नमेंट की, प्रोविजनल गवर्नमेंट की। माजी में पाकिस्तान की सियासत में बड़े अच्छे ज़बरदस्त किरदार रहे हैं, लेकिन अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इरफान सिद्दीकी को बार बार मिल रही है तो लेट्स सी वो कैसा प्ले करते हैं, क्योंकि इसके लिए उस कमेटी की बर्दाश्त बहुत ज़रूरी है जिसको बार बार जाके किसी को कन्विंस करना है। तो आई होप कि इरफान सिद्दीकी अगर ये करते हैं तो बेहतरीन तरीके से कर सकें। अच्छा बतूल, आई एम श्योर यू आर अवेयर, भाई कभी इन हाउस तब्दीली की बात कर दी जाती है, कभी सेनेट में सीट एडजस्टमेंट की कहा जाता है कि बात हो रही है, आखिर क्या हो रहा है मुल्की फ़ज़ा में? ये जो कश्मकश है इसको कब ख़त्म होना है? और वज़ीर आला जो बात कह दी है ये आर या पार की या हुकूमत गिरी तो सियासत छोड़ दूंगा, तो ये सारे के क्या माहौल क्रिएट करें सियासी तौर पर? फिर जी बिल्कुल यही सवाल मैंने उनसे पूछा कि आपको लगता है कि आपकी गवर्नमेंट गिर जाएगी, तो उन्होंने कहा कि मैं चैलेंज करता हूँ कि नहीं गिर सकती, और अगर गिर गई तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। तो मुझे लगता है कि वो कॉन्फिडेंस का मुजाहरा करें कि ऐसा हो नहीं सकता, हमारे कोई एमपी बिकेगा नहीं या हमारा कोई हॉर्स ट्रेडिंग की तरह का नहीं मामला होगा। तो मेरा ख्याल है शायद उनका कॉन्फिडेंस है, वरना कॉन्फिडेंस तो इमरान खान को भी था मगर अदम एतबार तब भी आ गई थी। कॉन्फिडेंस तो परवेज इलाही को भी था लेकिन गवर्नमेंट उनकी भी खत्म हो गई थी। तो लेकिन सिर्फ कॉन्फिडेंस की बेस पे मामला नहीं चलते। लेकिन चूंकि गंडापुर साहब के एक बहुत क्लियर परसेप्शन है कि ही हैज़ गुड रिलेशनशिप विद ऑल साइड्स, और यही एक सियासतदान की कामयाबी होती है फ्रैंकली। अब चाहे आपको ये बात अच्छी लगे या बुरी लगे कि वो सबको साथ लेके चले हो। जब मैंने उनसे ये भी कहा कि आपके जो नाक़दीन है, फॉर एग्जाम्पल जो मौलाना की पार्टी है, वो ये कहते हैं कि आपकी जो सख्त आप बोल जाते हैं तो पसंद नहीं आता। तो उन्होंने कहा भाई मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ और मैं जो बात करता हूँ वो पार्टी पॉलिसी नहीं है, आपको मेरी बात पसंद आती है करें, नहीं पसंद एग्जैक्टली, एंड दैट इज द वे अली मोर इज। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच बतूल, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू इन द शो। तो अब 90 दिन का अल्टीमेटम तो दिया गया है पाकिस्तान की सियासत में। 90 दिन आपके जहन में कुछ ना कुछ तो इस वक्त घूम ही रहा होगा। तो जब 90 दिन वाली बात आती है ना तो दैट इज अ बिट डेंजरस। लेकिन देखते हैं सूरत हाल क्या बनती है सादिया साहब 90 दिन। या बट मुझे ऐसा लग रहा है कि वो वाला जो 90 दिन का अल्टीमेटम था और अब की जो बात है इसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि पीटीआई खुद इतने हिस्सों में बढ़ चुकी है और इससे पहले जितनी भी तहरीकें अभी रीसेंट पास में उनकी जानिब से शुरू की गई हैं उसमें उनको कोई बहुत फ़ायदा हासिल नहीं हुआ जो इससे पहले वो फ़वायद हासिल करते रहे। सो इट इज गोइंग टू बी अ चैलेंज विद इन पीटीआई। चलिए हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे। वी विल बी गोइंग टू डिस्कस मोर स्टोरी, स्टे विद अस। राइट, एक बार फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद। रोज़ाना हम मौसम की बात कर रहे होते हैं और बता रहे होते हैं आपको कि आज मौसम बड़ा बेईमान है, आने वाला कोई तूफ़ान है। लेकिन शहर कराची में तूफ़ान है जहरीली फ़िज़ा का, गंदगी का, आलूदा पानी का, टूटी सड़कों का, बिजली ना आने का, बहुत आगे तक अनगिनत मसाइल हैं। कराची में रहने का तो इस सबको झेलने का। खैर, कराची में अनगिनत मसाइल हैं और कराची के मसाइल के साथ ये मसाइल हैं कि कराची के मसाइल हल हो नहीं रहे, कराची के मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। मुझे नहीं पता आज से पहले एक दो जुमले के अंदर मसाइल का लफ्ज़ किसने इस्तेमाल किया था, इतनी बार उसे रिपीट किया था, बट द फैक्ट इज़ कि कराची के मसाइल हैं ना यहाँ पर जिस तरह से फैसल कह रहे हैं। अच्छा, तालीमी निज़ाम भी बहुत तेज़ी से नीचे जा रहा है फैसल, और फिर नंबर ऑफ़ पीपल जो कि कराची में पढ़ाई करते थे उस नंबर में भी तेज़ी से कमी आ रही है। पूरे पाकिस्तान से कराची में लोग आते हैं, यहाँ पर आप अपना ज़रिया माश कराची से हासिल करते हैं, फिर अपने शहरों में वो भेजते हैं जहाँ उनकी फैमिलीज़ हैं। आपको हर तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, छोटे फ्लैट, बड़े फ्लैट, बहुत बड़े बंगले, सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन उसका भी कोई काउंट नज़र नहीं आता। उसकी वजह से आपका दबाव बढ़ता है आपके सीवरेज सिस्टम पर। सीवरेज सिस्टम पर जो दबाव बढ़ रहा है उसे कोई ठीक नहीं कर रहा, उससे आपकी पानी की लाइनें मिल रही हैं, पानी लोगों के घरों में नहीं आ रहा है, बिजली
आई होप कराची सबसे ज्यादा महंगी मेरे ख्याल बिजली बना रहा है, so there are a lot of problems. और ये जो करंट आर्टिकल इस वक्त छपा है न्यूयॉर्क टाइम्स में, इससे पहले सादिया आपको याद होगा कि एक रिपोर्ट आई थी और उस पे पीपल्स पार्टी के एक तर्जुमान ने ये कहा था कि जी ये जो बनाने में इसके पीछे एक इंडियन लॉबी है। ये करंट रिपोर्ट जो है वो एक पाकिस्तानी ने ही पब्लिश की है, ये करंट आर्टिकल है जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स में पब्लिश किया है, और ये जो इसका पब्लिश करने का जो हेडर है, व्हेन इट्स दिस हॉट वी आर एंड्योरिंग नॉट लिविंग। जब इतनी गर्मी होती है तो हम उसको झेल रहे होते हैं, हम जी नहीं रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद। सादिया साहिबा अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हमारी तरह आप भी इसी शहर में रहती हैं और इस शहर के मसाइल से आप बहुत वाकिफ़ हैं, और वैसे ही वाकफियत अब पूरी दुनिया को होती जा रही है। रिसेंट जो आर्टिकल आया है उसमें अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये लिख दिया है कि जी कराची में सूरत हाल इतनी दिगरगू हो चुकी है, इतनी ख़राब हो चुकी है, इतनी खस्ता हो चुकी है कि लोग जो हैं यहाँ पे ज़िंदगी नहीं गुजार रहे हैं, लोग बस झेल रहे हैं चीज़ों को। सो एंड दिस टाइम राउंड दिस इज़ रिटन बाय अ पाकिस्तानी हिमसेल्फ। सबसे पहले तो मैं इस पे आपका वर्डिक्ट लेना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो आर्टिकल है मैंने क्योंकि अभी तक इसको पढ़ा नहीं है, तो मैं इसलिए उस तरह कमेंट नहीं कर सकती, लेकिन देखिए वहाँ बाहर से बैठ के बहुत सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। मेरा हमेशा से मानना ये है कि कराची का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पॉपुलेशन इन्फ्लक्स, जो कि इस शहर में पूरे पाकिस्तान के मुकाबले में जितना पॉपुलेशन इन्फ्लक्स इस शहर में है शायद ही पाकिस्तान के किसी शहर में होगा। जो हेड काउंट है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो मरदूमशुमारी है वो 2-2.25 करोड़ की आबादी दिखाती है, लेकिन मैं एज कराचीआइट कह सकती हूँ कि जिनी कराची 2-2.25 करोड़ की आबादी नहीं, कराची कहीं 4 करोड़ के करीब जो है वो लोगों को अपने अंदर समोए हुए है। बिल्कुल ठीक है, कराची जाहिर सी बात है वो वसाइल नहीं है जितनी यहाँ पॉपुलेशन रह रही है, चाहे वो इलीगल इमिग्रेंट्स की शक्ल में हो। मेरा ख्याल से दुनिया में कहीं इतना बड़ा रेफ्यूजी कैंप नहीं होगा जो अब जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनकी नस्लें यहाँ बड़ी हो गई हैं। वो तो कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं। अफगान रेफ्यूजी कैंप, उनके मसाइल है, इलीगली बर्मी, बंगाली, यू नेम इट एंड द पीपल आर लिविंग हेयर, जो कि चेक भी नहीं है, उनका शनाख्ती कार्ड नहीं है, लेकिन वो इस शहर के उनको फैसिलिएट किया जाता है, जाली शनाख्ती कार्ड बनते हैं, जाली पासपोर्ट्स बनते हैं और वो इस शहर में रह रहे हैं। तो जो बाहर से, बिल्कुल उन्होंने एक बात लिखी है, मुश्किल ज़रूर है कराची में रहना, लेकिन लोग रह रहे हैं। लेकिन थोड़ी सी देखें, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन थोड़ी सी हम एज कराचीआइट, एज सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, हमें थोड़ी सी खुद भी कुछ जिम्मेदारियां उठानी है। अच्छा, देखिए जहाँ बातें हैं बिल्कुल ठीक है, जो लोग बात करते हैं कि जी इलीगल कंस्ट्रक्शन है शहर में, बिल्कुल इलीगल कंस्ट्रक्शन है, उसके खिलाफ ऑपरेशन भी शुरू किया गया है और उसको मंतकी अंजाम तक भी पहुंचाया जाएगा। लेकिन अब जैसे एक मेरी भी तो जिम्मेदारी है ना, आपकी भी तो जिम्मेदारी है कि हम अगर कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या किराए पे ले रहे हैं तो थोड़ी सी तो उसके बारे में मालूमात करें, नहीं जो हम नहीं करते। अच्छा, ये एक अलग पॉइंट है, मैं उस पर भी मैं आपसे किसी हद तक अग्री करती हूँ कि भाई आपकी अपनी भी तो जिम्मेदारी है बतौर शहरी कि आप जहाँ रह रहे हैं, आई एग्री विद दैट। लेकिन हम वाइडर होराइजन में बात कर रहे हैं, मतलब हमारे सूरज के मिसाइल हैं, ओवर पॉपुलेशन पर भी आई एग्री विद यू। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि भाई ओवर पॉपुलेशन क्यों है? दुनिया भर में जितने भी बड़े शहर होते हैं उनके सबर्ब्स भी हैं, चाहे वो न्यूयॉर्क है, वो लंदन है, हम चले इधर आ जाते हैं, मुंबई आ गया आपका, ये सारे जो भी शहर ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा वहाँ पर लोग आके बसेंगे। कहने का मकसद ये है, अब अगर ओवर पॉपुलेशन हो रही है तो मैं कैसे उसको रोक सकती हूँ कराची में? क्या मैं उसके सबर्ब्स बनाऊँ? और क्या अभी भी हम इस बारे में नहीं, क्योंकि हम तो कराची को फैलाते चले जा रहे हैं, हमारे पास ना उतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना रोड है, ये सारी चीज़ें, तो उसको भी तो किसी को रोकना है ना। क्या हम सबर्ब्स नहीं बना सकते कराची के भी?
देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है और इस पे सिंध गवर्नमेंट बिल्कुल देखे ना। आप मुझे एक बात बताएं, लोग बात करते हैं, मैं अपनी बात करूं कि कल मैं किसी से कह रही थी तो उन्होंने कहा कि जी हम मलीर फार्म हाउस पे रहते हैं जी। हम इस जो शहर का सेंटर है उसको छोड़ के जाना ही नहीं चाहते हैं। हम रहना ही इस शहर के अंदर चाहते हैं कि हमारी अप्रोच टू द जॉब प्लेस जहां हम काम करते हैं वो आसान हो। आपकी बात बिल्कुल सही है। एक तो कराची का जो मास्टर प्लान है उसको रिविजिट होने की डेफिनेटली जरूरत है, जो 2002 में छेड़ा गया और जिसके बाद कराची में कमर्शलाइजेशन की तरफ इस शहर को लेके बड़ी माजरत के साथ लोग कहते हैं कि जी पॉलिटिकल पॉइंट नहीं, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं है। अगर उस वक्त नेमतुल्ला खान साहब की जो सिटी काउंसिल थी वो इजाजत नहीं देती कि कराची का हर रोड जो है वो कमर्शलाइज कर दिया जाएगा, जहां 100 गज का घर बनना था वहां 21 मंजिला इमारत आपने खड़ी कर दी है। इस वक्त कराची का कोई रोड, तो जो कराची का सबसे पहले जो हमने करना, किसी ने नहीं करना, उस पे सीएम साहब काम करे। कराची का मास्टर प्लान रिविजिट होना चाहिए। देखिए, जो कराची के लोग बात करते हैं, आपने कहा पानी का प्रॉब्लम है, हम पानी के मसले के लिए हमें भी अंदाजा है, हमारे वोटर है। अगस्त में कराची में 100 MGD पानी की जो लाइन है, जो सिंध गवर्नमेंट KMC को सपोर्ट कर रही है और वो लाइन बिछाई जा रही है, वो 30 अगस्त उसकी डेडलाइन है। वहाँ से 100 MGD पानी जो है वो आना शुरू हो जाएगा। इस वक्त जो पुरानी लाइन है उससे कोई 50-55 MGD पानी आता है। अच्छा जी, तो वो जो पुरानी लाइन है उसको रिपेयर किया जाएगा और फेडरल गवर्नमेंट से बात की जाएगी कि हब डैम से कराची के पानी का जो हिस्सा है वो बढ़ा दिया जाए और ताकि कराची के पानी का, अच्छा जहां तक देखें बहुत तनकीद है, फेडरल गवर्नमेंट पे भी तनकीद है इस बात पे। हम तनकीद करते हैं, K4 का मंसूबा है, डिले जितना होता जा रहा है उसकी कॉस्ट बढ़ती जा रही। अभी भी फेडरल गवर्नमेंट ने जो बजट में पैसे रखे हैं वो पूरे नहीं। थैंक यू सादिया साहिबा फॉर जस्ट वन थिंग के मसाइल कराची में और भी बहुत सारे अदर देन द पानी फैक्टर। तो लेट्स सी कितने साल लगेंगे हम इसको मजीद कंटिन्यू कर सकते हैं, बट वक्त की कमी है। तो खैर आगे बढ़ते हैं और खेल के मैदान से आपके साथ खबर शेयर करें। हॉकी में पाकिस्तान पिछले दिनों बहुत अच्छा कर रहा है, बस एक रुकावट ये आती है कि फाइनल तक पहुंच के हम वो मरहला पार नहीं कर पाते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट अंडर 18 है कि हॉकी एशिया कप का फाइनल तक हम पहुंचे अनबीटन, बट जापान के खिलाफ हमारी टीम जो है वो नहीं जीत पूल मैचेस में हमने कोई मैच नहीं हारा था, सो इट वाज अ गुड थिंग। लेकिन वही वाली बात आती है कि क्या ऐसा स्ट्रैटेजी शिफ्ट होता है किसी भी फाइनल गेम में कि वहां पर हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक फॉरवर्ड शकील अब्बासी। अस्सलाम वालेकुम शकील, और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। थैंक यू सो मच सर। शकील भाई, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की सीनियर टीम हो या फिर अंडर 18 हो, पाकिस्तान लेटली बड़ा ज़बरदस्त कर रहा है। ये मैं उस कॉन्टेक्स्ट में भी कह रहा हूँ कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। हमारी टीम जाती है, उनको डेली अलाउंस बेचारों को नहीं मिल रहा होता है। इस सारे मामलात के बावजूद, और यही रवैया आप लोगों के साथ भी था, इस सारे चीज़ों के बावजूद अगर हम फाइनल तक पहुंच रहे हैं, तगड़ा इस वक्त कंपटीशन दे रहे हैं पूरी दुनिया की टीम्स को, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। शकील भाई, डू यू एग्री टू दैट? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका मुझे मदू करने का। देखिए, इस वक्त हम पाकिस्तान हॉकी प्लेयर्स के साथ जुल्म कर रहे हैं, क्योंकि आप देखें ना कि अगर एक दिन पहले टीम बनती है और वो एक दिन लेट जाती है, मतलब जिस दिन उनका मैच होता है वो उसी दिन पहुंचती है और मैच खेलती है और जीतती है, तो ये कारनामा ही आप इसे समझ लेना, एक मौजज़ा ही समझ लें कि जो है ना बिना तैयारी के टीम, मतलब वो एक दिन पहले टीम बनती है। अब किस तरह से बनती है, मतलब जिस तरह से भी, जिस हालात में भी बनती है, तो लड़कों की मेहनत है कि लड़कों ने इतनी मेहनत की है, वहाँ जाके टूर्नामेंट खेले हैं, आज तो उसका फाइनल हार गए हैं। लेकिन जापान देखें ना, पिछले 2 साल से जापान, मलेशिया, ये ऐसी टीमें हैं कि जो पिछले 2 साल से इस इवेंट के लिए प्रिपरेशन कर रही हैं। उनके मुख्तलिफ कैंप लगे हैं, उनके इस टीम ने उनके टूर्स किए हैं, बाहर के, ऑस्ट्रेलिया के, मतलब यूरोप के टूर किए हैं,
आपस में खेलते रहे हैं। तो उन्होंने ये 2-2 साल की मेहनत के बाद जाके ये अचीवमेंट जो जापान ने हासिल की है, फाइनल जीती है। तो हमारी टीम तो एक दिन पहले बनती है और उनका वीजे का प्रॉब्लम बन जाता है, क्योंकि प्रोफेशनल लोग इस वक्त आपके फेडरेशन में बैठे हुए नहीं है। तो इस तरह के हालात हैं। इसी तरह हमारी सीनियर टीम के साथ आप देख लें, क्या भिखारी बना के रख दिया इन्होंने हॉकी प्लेयर्स को। अभी तो हॉकी प्लेयर्स को कोई कदर की निगाह से नहीं देखता। इमाद से 2 दफा बात हुई, हमारी सीनियर टीम के कैप्टन इमाद से हमारी 2 दफा बात हुई। एक तो जब वो फाइनल से पहले, उससे पहले भी हमारी बात हुई, और फाइनल के बाद भी जब वो पाकिस्तान आए नहीं थे तब, पाकिस्तान आए थे तब हमारी बात हुई थी। एक तो ये हमें बुरा लगा कि जो रकम उनको एज एन अवार्ड ऑफर की गई, मतलब उसमें तो कोई जहाज़ का टिकट, जहाज़ क्या बस का टिकट भी नहीं आता, वो बड़ा हमारे लिए 5,600 रुपये गालिबन उनको ऑफ़र किए गए थे। अच्छा, उसके बाद जो फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती, ये सारी चीज़ें आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मुआवजे से कम नहीं है कि यहाँ तक भी पहुँच पाते हैं। ये जो हमारा बर्ताव है ये क्यों है, मतलब वजह क्या है? क्या हम सीखने के लिए तैयार नहीं, दूसरी दुनिया से कम्पीट नहीं करना चाहते, हमें नज़र नहीं आ रहा, या हॉकी सौतेली है? अच्छा, ये हाँ आपकी बात सही है, हॉकी वैसे सौतीली है, लेकिन ये है कि देखिए ना, प्रोफेशनल लोग आने चाहिए फेडरेशन में। अब आप हर वक्त तो अभी ये वो दौर तो ला नहीं कि ग्रास रूट लेवल पे हॉकी होगी और उसके बाद परवान चढ़ेगी, डोमेस्टिक में हॉकी होगी। डोमेस्टिक में बिल्कुल हॉकी नहीं हो रही। तो ये प्रोफेशनल लोग आएंगे, पाकिस्तान में पैसा लेके आएंगे। देखिए, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैं दोनों इतराफ को जानता हूँ, मैं गवर्नमेंट इतराफ को भी जानता हूँ और मैं जो ये फेडरेशन में लोग बैठे हैं इनको आपसे अच्छी तरह जानता हूँ। मैं इनके मतलब बैकग्राउंड भी सारा जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ। इनको पाकिस्तान जो है ना गवर्नमेंट पैसा नहीं देगी, ये मैं आपको क्लियर कट कह रहा हूँ। इनको कोई स्पॉन्सर भी नहीं देगा। मसला क्या है, यही तो समझना चाह रहे हैं कि भाई ऐसा क्या कर दिया उन्होंने। की वजह ये है कि ये यारी दोस्तियों पे अपॉइंटमेंट हुई है और गवर्नमेंट ना चाहते हुए भी इन्हें रखना उनकी एक मजबूरी है। वो आप मुझसे बेहतर समझ सकती हैं, क्योंकि अभी आप एक सियासी टॉक शो खत्म करके मेरे पास आ रही है, आप मुझसे ज्यादा बेहतर समझ सकती हैं। गवर्नमेंट इनको पैसा नहीं देगी। गवर्नमेंट जब तक अपना बंदा नहीं लाएगी, उसको पैसा भी देगी, उसको जो है ना बैकअप भी करेगी, उसको सारे फैसिलिटीज भी देगी। लेकिन मेरी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि आप खुदारा इनको पैसा ना दें, लेकिन प्लेयर्स के साथ ये मामलात ना करें, प्लेयर्स को भिखारी ना बनाएं। आपके प्लेयर इस वक्त जो है ना वो जहाद कर रहे हैं भूखे पेट, नंगे पैर, और जो है ना बिना किसी फैसिलिटीज के इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं पाकिस्तान हॉकी के लिए। तो मैं समझता हूँ कि प्लेयर्स के साथ ये जुल्म ना करें। हाँ, आपका अगर फेडरेशन के साथ कोई इख्तिलाफात हैं, आप बिल्कुल उन्हें चेंज कर दें। आपको पता है कि ये नॉन प्रोफेशनल लोग हैं और पिछले 20-20 साल 25 साल से इनको जो है ना वो ये देखे ना। अब एक फेडरेशन का सेक्रेटरी जो 2016 में भी सेक्रेटरी था, पाकिस्तान हॉकी ओलंपिक से क्वालिफाई नहीं कर सकी थी। उससे फिर यही शहबाज साहब भी थे, इन्हीं की हुकूमत थी, नवाज शरीफ साहब की, उन्होंने इस्तीफा लिया, तो इन्होंने इस्तीफा दिया था। अब 2024 के ओलंपिक में हम क्वालिफाई नहीं कर सके, यही सेक्रेटरी मौजूद थे। तो मैं समझता हूँ कि आया बार बार इन्हीं को चांस देना, ये कोई इनके पास ऐसी गिरफ्तारी है, ये पाकिस्तान का बिल्कुल प्लेयर्स के साथ ना करें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शकील अब्बासी। हमारा दिल कर रहा है आपने वक्त की कमी, जो आपने बात की है वही हमारे मुल्क का शाखसाना है। अगर आप ठीक बंदे को ठीक जगह पे नहीं बिठाएंगे तो आपकी गली मोहल्ला नहीं चल सकता, आपकी टीम नहीं चल सकती, आपका इदारा नहीं चल सकता, आपका मुल्क नहीं चल सकता। खुदारा सही लोगों को सही जगह बिठाएं और तरक्की पाएं। बिल्कुल, इसके साथ ही लेट्स टेक अ ब्रेक, और ब्रेक पे ले जाएं, ब्रेक पे ले जाएं। वेलकम बैक। अब वो बातें करने जा रहे हैं जो हमें बड़ी पसंद है और जो चाहते हैं हम कि कराची में कुछ ऐसा हो जाए कि हाँ, खाने पीने की नहीं भाई, बारिश की, मौसम अच्छा होने की, खाने पीने की अच्छा होगा तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो अच्छा खाना, फिर पकोड़े और ये भाई जो खाने के शौकीन होते हैं ना, उनको गर्मी में लस्सी पसंद आ जाती है, उनको सर्दी में सी फूड पसंद आ जाता है। तो आई डोंट थिंक कोई मौसम उनको रोक सकता है। नहीं, कराची में बारिश नहीं हो रही, रोज जो मौसम हमें डिच कर रहा है, आंख मचोली हमारे साथ खेल रहा है, उसका हमें बहुत अफसोस है। लेकिन कहाँ हो रही है? यस, जहाँ हो रही है वो मैटर करता है भाई। एक तो ये कि 17 जुलाई तक बारिशें जारी रहेंगी। एनडीएमए की जानिब से सैलाब का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है और बारिशों के बायस हो ये रहा है कि दरियाए काबुल, दरिया सिंध, चनाब, झेलम समेत
दीगर छोटे बड़े दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा मुतवक्के है। यस, तो अब सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि तोसा बैराज में दरमियाने दर्जे, जबकि चश्मा और कालाबाग में हल्के से दरमियाने दर्जे के सैलाब की पेशगोई कर दी गई है। सूरत हाल जो है वो वक्त के साथ साथ थोड़ी सी और गंभीर भी हो सकती है। इसी पर जरा अपने नुमाइंदगान से बात कर लेते हैं। मुल्क, आप बताएं, मुल्क भर से नुमाइंदे हमारे साथ, हाँ, मुल्क भर से, पूरे मुल्क को हम कवर कर रहे हैं, ऐसा हमने छोड़ा नहीं है कोई भी कोना। तो हमारे साथ इस्लामाबाद, सक्कर, हरीपुर और झेलम से हमारे नुमाइंदगान मौजूद है। सबसे पहले इस्लामाबाद पिंडी का रुख कर लेते हैं। सलमान अमान, जरा बताइए क्या कह रहा है दारुल हुकूमत का मौसम और यहाँ पे बारिशें वगैरह कितनी एक्सपेक्टेड है? अब मुल्क भर में इस वक्त मानसून बारिशें जारी हैं। पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में, वस्ती इलाकों में, इसके साथ साथ जनूबी इलाकों में भी मानसून बारिशों के अच्छे 2-3 स्पेल जो हैं वो इस वक्त देखने में आ चुके हैं, जिसके बाइस जो आबी ज़खायर हैं उनमें इजाफा हुआ है। जो बड़े आबी ज़खायर में बात करूं तरबेला की, तो उसके ऊपर दरिया सिंध या मंगला की बात करूं तो दरिया जेहलम, इन दोनों बड़े आबी ज़खायर के जो कैचमेंट एरियाज़ हैं, यानी कि दरिया सिंध और दरिया जेहलम के जो कैचमेंट एरियाज़ हैं, वहाँ पर अच्छी बारिशों के बाइस इन दोनों दरियाओं में पानी की आमद जो है उसमें इजाफा देखने में आया है। इसके अलावा रावल डैम जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद में, और इसके साथ साथ खानपुर डैम, सिमली डैम, जो कि दोनों इस्लामाबाद के कुर्ब जवार में वाक़ हैं, इन तीनों आबी ज़खायर की अगर मजमूई तौर पर बात करें तो इनमें पानी के बहाव में इजाफा देखने में आया है। आदादो शुमार के हवाले से अगर बात करें तो तरबेला डैम में जो इस वक्त करंट लेवल है वो 1523 के करीब है। इसके अलावा मुल्क का जो दूसरा बड़ा ज़ख़ीरा है मंगला डैम, उसमें 1183, इसके साथ साथ खानपुर डैम में 1923, सिमली डैम में 2255 और इसके अलावा रावल डैम जहाँ पर इस वक्त में मौजूद हैं 1744 फीट जो है इस डैम के अंदर इस वक्त पानी आ चुका है। उसके अलावा 1752 इसकी मजमूई तौर पर कैपेसिटी है, इसका मैक्सिमम लेवल जो है वो 1752 तक जा सकता है, तो थोड़ा ही गुंजाइश रह गई है। और अब तक इस डैम के स्पिलवेज जो हैं रावल डैम के इस सीज़न के अंदर अब तक नहीं खोले गए। तवक्को है कि अगर इसी तरह मानसून बारिशें जारी रहीं तो जो डैम है अपनी मुकम्मल सलाहियत, गुंजाइश, कैपेसिटी के मुताबिक जब भर जाएगा। उधर सूरत हाल भी हमें पता करनी है कि वहाँ क्या सूरत हाल बनती नज़र आ रही है, क्योंकि मुख्तलिफ बैराजेस में सब पानी की सतह बुलंद होती जा रही है। शाहिद, ओवर टू यू, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है और जो करीबी आबादियाँ हैं उनके लिए क्या अलर्ट है, वहाँ पर मूवमेंट क्या है? जी, दरिया सिंध के 2 बैराजों पर इस वक्त निचले दर्जे का सैलाब है, यानी गुड्डू बैराज और सक्खर बैराज। गुड्डू बैराज पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा जारी है और जो नया बारिशों का स्पेल इस वक्त मुल्क में बताया जा रहा है, अगर वो बारिशें हो जाती हैं तो गुड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाबी रेला आ सकता है, क्योंकि इस वक्त जो है गुड्डू बैराज पर तकरीबन 3.5 लाख से क्यूसिक से ज़ायद की पोजीशन है। और बात अगर करें सक्खर बैराज की, तो सक्खर बैराज पर 2,75,000 से 80,000 क्यूसिक के दरमियान पानी मौजूद है। यहाँ से भी निचले दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है। जो गुड्डू और सक्खर के दरमियान 3 अजला आते हैं, सक्खर, घोटकी और कशमोर, इन 3 अजला में हज़ारों एकड़ ज़रे इराज़ी और कच्चे की इराज़ी ज़ेरे आब आ चुकी है। सैलाबी रेला जो है वो ज़मीनों पर आ चुका है, तमाम पानी जो है वो फैल गया है। जो 3 बंद हैं, हिफाजती बंद, उनकी सख्ती से निगरानी की जा रही है। उसमें कादिरपुर लूप बंद है, नुसरत लूप बंद है और खैरपुर में उल्रा जागीर बंद है। इसके साथ साथ आकिल आगानी बंद है, उसकी भी हिफाजत की जा रही है। महकमा आबपाशी का अमला इन हसास बंदों पर तैनात है, क्योंकि सैलाबी रेला इस वक्त यहाँ से गुजर रहा है। जो मुल्क में ताज़ा बारिशों का स्पेल बताया गया है, उसमें भी ये तवक्का की जा रही है कि बारिशें बहुत ज़्यादा हो सकती हैं और इन बारिशों की वजह से जो है दरिया सिंध में सूरत हाल ख़राब भी हो सकती है। इस वक्त गुड्डू बैराज पर जो निचले दर्जे का सैलाब है वो दरमियाने दर्जे के सैलाबी रेले की तरफ बढ़ चुका है और पानी सक्खर बैराज पर भी जो है मुसलसल बढ़ रहा है। लेकिन अगर बात करें कोटली बैराज की, तो बिल्कुल हम आपके पस मंजर में भी देख सकते थे। हमारे साथ रहेगा शाहिद। अब जरा हज़ारा डिवीज़न का रुख करते हैं हरीपुर और हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आसिफ इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ, यहाँ पे क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल, हरीपुर समेत बल्लाई अजला में मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी है। इस हवाले से हरीपुर की तमाम अभी गुजरगांव में इस वक्त जो है शदीद तोगयानी का मंजर है, सैलाबी सूरत हाल है। इसी तरह तरबेला डैम का लेवल इसी तरह पानी की आमद के हिसाब से बढ़ रहा है। तरबेला डैम के फुल लेवल जो है 1550 फुट है, मौजूदा लेवल 1526 फुट तक पहुँच चुका है। सिर्फ 25 फुट की दूरी पर तरबेला डैम जो है आने वाले दिनों में फुल हो जाएगा। रोज़ाना की बुनियाद पर पानी की आमद जारी है। तरबेला डैम में आज पानी की आमद जो है 2,07,000 क्यूसेक है और तरबेला डैम के स्पिलवेज
गुज़श्ता कई रोज़ से बार बार खोले जा रहे हैं और तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर वक्फे से 2.5 लाख से 2,60,000 क्यूसेक पानी का अखराज किया जा रहा है। हरीपुर में और खानपुर में जहाँ जहाँ आबी गुजरगाहें हैं वहाँ ज़िले इंतज़ामिया के साथ साथ सिविल डिफेंस और साथ मुकामी इंतज़ामिया इसी ज़बान भी मुतहरक हैं और मसाजिद में ऐलानात भी किए गए हैं। लोगों को मुतले किया जा रहा है कि तमाम तर आबी गुजरगाहों से दूर रहें। इसके अलावा तबीयत डैम समेत खानपुर डैम की आबी गुजरगाहों के आस पास रहने वालों के लिए दफ़ा 144 नाफिज है। इन मुकामात पर नहाना जो है मना है। इन मुकामात पर आस पास जो है इन आबी गुजरगाहों से गुजरना मना है। ओके यस एग्जैक्टली ये सूरत हाल जो है यहाँ पर देखना होगा कि इस पर आगे क्या एक्चुअली डेवलपमेंट होने जा रही है। यासिर आपकी तरफ आ जाते हैं, जेहलम की सूरत हाल से ज़रा आगाह कीजिएगा। हालिया बारिशों से हमने देखा है ग्लेशियर्स पिघले हैं, पानी की सतह में इजाफा होता जा रहा है। क्या सिचुएशन है मंगला डैम और अतराफ में? की जानिब से पानी बंद किए जाने के बाद मंगला डैम डेड लेवल तक पहुंच चुका था, मगर हालिया बारिशों और ग्लेशियर पिघलने से मंगला डैम में पानी की सूरत बतदरीज बेहतर हो रही है, जिससे बिजली की पैदावार भी जारी है। मंगला डैम में पानी की सूरत की बात की जाए तो डैम में पानी की आमद 24,000 क्यूसिक जबकि 8,000 क्यूसिक इखराज किया जा रहा है, जो कि पावर स्टेशन के स्पिलवे से किया जा रहा है। मेन स्पिलवे ताहाल बंद है। मंगला डैम का इंतहाई लेवल 1242 फीट है, जबकि मौजूदा लेवल 1050 फीट तक पहुंच चुका है। इस तरह ताज़ा तरीन अपडेट के मुताबिक पानी की गुंजाइश जो है वो मंगला डैम में अभी भी 50% से जायद मौजूद है। इस सूरत हाल के मुताबिक दरियाए जेहलम में किसी किस्म की कोई सैलाबी सूरत हाल नहीं है। ताहम मुमकिन बारिशों के बायस ज़िले इंतजामिया हर किस्म की हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए भी तैयार है, जबकि दरियाए जेहलम से मुल्का आबादियों को और मकीनों को मुतवक्को बारिशों के बायस हिफाजती इकदाम के लिए अलर्ट जारी भी किया अलर्ट कर दिया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हमारे तमाम तर नुमाइंदगान मौजूद थे। अब जरा हम तर्जुमान महकमा मौसमियात अंजुम नज़ीर से बात कर लेते हैं। अंजुम साहब अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। अंजुम साहब, इस वक्त हमने जो अभी करंट सिचुएशन मालूम की है इस्लामाबाद, पिंडी, सक्कर, हरीपुर, जेहलम, मैं जानना चाहूँगा आप हमारी मालूमात में इजाफा कीजिए। मज़ीद ऐसे कौन से हॉट स्पॉट्स हैं आने वाले दिनों में जहाँ पे बारिशें बहुत ज़्यादा होने जा रही हैं और जहाँ से आबादी को नकल मकानी कराना बड़ा ज़रूरी है? जी बहुत शुक्रिया। देखें जी, बारिश अगर आप नकल मकानी की बात कर रहे हैं तो ऐसा सच ये तो ज़िले इंतज़ामिया का काम है। ताहम मैं आपको सबसे पहले ये बताता चलूँ कि दरियाए सिंध में इस वक्त जो है वो अक्सर इलाकों में पानी का बहाव बहुत ज़्यादा हो गया है और जो लोग रिवर बेड में रह रहे हैं या जिन्होंने अपने मकान बनाए हैं उनको फौरी तौर पर जो है उन इलाकों से मूव करना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में दरिया में पानी का मज़ीद इजाफा ही होने जा रहा है। अगर हम आने वाले वेदर सिस्टम की बात करते हैं तो इस वक्त एक हवा का ताकतवर कम दबाव जो है वो सेंट्रल इंडिया के ऊपर मौजूद है, जो कि आज शाम गए तक जो है राजस्थान को क्रॉस करता हुआ पाकिस्तान के जो वस्ती इलाके हैं, बिलखसूस जो जनूबी पंजाब है, इस इलाके से पाकिस्तान में दाखिल होगा। तो आने वाले 2 से 4 रोज़ के दौरान तकरीबन पूरे पंजाब में जो है वो शदीद बारिश के इम्कानात मौजूद हैं, जिसमें आपका बहावलपुर, बहावलनगर, मुल्तान, सादकाबाद और अगर मगरिब की तरफ चले जाएं तो डीजी खान और उससे मुल्हिका इलाके जो हैं, इन तमाम इलाकों में मूसलाधार बारिश के इम्कानात हैं और ये सिलसिला फिर तकरीबन पूरे पंजाब में फैल जाएगा और अक्सर मकामात पर शदीद बारिश होने के इम्कानात हैं, जिसकी वजह से अर्बन फ्लडिंग और जो हिल टॉरेंट्स के जो नदी नाले हैं उनमें फ्लैश फ्लडिंग के खतरात रहेंगे। ठीक है, इधर शहरी इलाकों में क्या सूरत हाल रहेगी ओवरऑल? खासतौर पे एक तो कराची के बारे में जानना चाह रहे हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद जुलाई में कुछ बारिशें होंगी, अभी तो वैसी बारिशें नहीं हुई, कई बूंदाबांदी 1-2 जगह पे बारिश हुई है। और ओवरऑल शहरों की क्या सूरत हाल, बड़े शहरों में क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखें जी, कराची से स्टार्ट करते हैं। कराची में फिल वक्त किसी खास तेज़ बारिश के इम्कानात मौजूद नहीं है, ताहम 18 की शाम या 19-20 को कराची में एक दरमियाने दर्जे की बारिश हो सकती है, जो कि अभी तक दरमियाने दर्जे ही की लग रही है। कुछ शदीद बारिश नज़र नहीं आ रही कराची के लिए। ज़्यादा जो इस वक्त इम्फेसिस है मॉनसून का वो पाकिस्तान के वस्ती और बलाई इलाकों में है, जिसमें आपका लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सरगोदा और इससे मुल्का मुल्तान, बहावलनगर, बहावलपुर, सादकाबाद, डीजी खान और इन इलाकों में जो हमारे जो शहरी इलाके हैं तकरीबन पंजाब के, उन तमाम इलाकों में ही जो है वो बारिश का सिलसिला जो है काफ़ी ताकतवर नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से अर्बन फ्लडिंग के खदशात बरकरार रहेंगे। इसी तरह अगर हम केपी की बात करते हैं तो केपी के चाहे वो बलाई इलाके हों, जनूबी इलाके हों, वहाँ पर एक अच्छी बारिश के इम्कानात नज़र आ रहे हैं आने वाले 2 से 3 रोज़ के दौरान, जिस दौरान जो है वो जो नदी नाले और जो दरिया हैं उनमें पानी का फ़्लो बहुत ज़्यादा रहेगा।
लाइक वाइज अगर हम जीबी की बात करते हैं तो वहाँ पर तो इस वक्त गर्मी जो है मामूल से बहुत ज़्यादा ही है। ताहम जो मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क के बलाई इलाकों को मुतासर कर रहा है, इसके बारिश के साथ साथ जो है वो इन इलाकों में लैंड स्लाइडिंग हो सकती है, लैंड स्लाइडिंग का खदशा बरकरार रहेंगे, इवन इन कश्मीर टू। ऑल राइट, ठीक है। और वैसे जैसे आपने जीबी और कश्मीर की बात की है, बहुत से लोग ये समझ के वहाँ जा रहे हैं कि जी बड़ा अच्छा मौसम मिलेगा, गर्मी शदीद है, वहाँ पे बारिशों की क्या पोजीशन होने जा रही है कश्मीर में, जीबी में, कब तक लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए लास्ट वीक मैं भी मुल्क के बलाई इलाकों में था। अच्छा। और मैंने बारिश को भी इंजॉय किया और जाकर मौसमी सूरत हाल का भी अंदाज़ा लगाया। तो जो आपके पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं जहाँ पर लैंडस्लाइड होती है, उन इलाकों में लैंडस्लाइड लाजमी होती है, और मैंने भी कश्मीर में 2 से 3 मुकामात पर लैंडस्लाइड्स देखी हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब बारिश होती है तो जो लोग पहाड़ी रास्तों से वाकिफ़ नहीं होते हैं वो उस ट्रैफिक के फ्लो को जो है काफ़ी हद तक जो है वो डिस्टर्ब करते हैं। और जब बारिश होती है तो आपको पता है कि फिर इन इलाकों में मजीद मोहतात होकर आपको ड्राइविंग करनी होती है। इसी तरह अगर आप बलाई केपी के इलाकों की बात करते हैं तो जो चित्राल रीजन है वहाँ पर लैंड स्लाइडिंग के और ग्लॉफ के जो इम्कानात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। लाइक वाइज जो हमारा जीबी है, जैसे ऊपर ग्लेशियर है, विस्पर और जो दूसरे हमारे ग्लेशियर्स हैं वहाँ पर जो है वो ग्लॉफ के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। राइट। अच्छा अंजुम साहब, मेरे जहन में ये बात आई थी कि हर साल हम देखते हैं कि जीबी और कश्मीर और अपर एरियाज़ का टेम्परेचर हाई की तरफ जा रहा है। हम क्या अभी से अंदाज़ा लगा कर बैठे, क्या प्रेडिक्शंस आ रही हैं नेक्स्ट 5 ईयर्स में? अगर इसी तरह से टेम्परेचर रेज होता गया तो वहाँ का नॉर्मल टेम्परेचर क्या होगा फिर इस मौसम में, जून जुलाई में? देखिए मैं आपको यहाँ पे एक बात बड़ी क्लियरली बताता चलूँ कि अगर टेम्परेचर इन पहाड़ी इलाकों में 30 डिग्री सेंटीग्रेड को क्रॉस करता है तो वहाँ पर गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा हो जाती है। और अगर हम बात करते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज का पैटर्न आ रहा है तो मैं आपको वाज़िया तौर पर बता रहा हूँ कि ये बड़ा शदीद अलार्मिंग सिचुएशन है इस वक्त। एक दूधी पत्थर लेक है हमारे नॉर्दर्न एरिया में। 10 साल का मवाजना किया गया है कि 10 साल पहले उस लेक के आसपास बर्फ़ या ग्लेशियर्स का एक वसी पैमाने पर मौजूद थे। ताहम इस साल मैंने वो झील विज़िट की है, वहाँ पर सिर्फ सब्ज़ा है, ग्लेशियर नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि पिछले 10 सालों में जहाँ कभी बर्फ़ रहती थी, इस जुलाई के महीने में भी वहाँ पर अब बर्फ़ नहीं है। लिहाजा अब हमें जो ग्लेशियर्स हैं वो बहुत बलाई इलाकों में नज़र आ रहे हैं, बलाई पहाड़ों पर नज़र आ रहे हैं। जो सैफुल मुलूक के आसपास भी जो हमारे ग्लेशियर्स होते थे उनका भी मेल्टिंग जो रेट है वो बहुत ज़्यादा है, वो उस तरह नहीं पनप रहे हैं। तो ये शदीद गर्मी के असरात हैं इन इलाकों में, जिसकी वजह से जो हमारा रिजर्वायर जिसको हम कहते हैं या जो हमारा मीठे पानी के मंबा है, जो ग्लेशियर्स हैं वो बड़ी तेज़ी से पिघल रहे हैं और ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। एब्सोल्युटली। बहुत शुक्रिया नज़ीर साहब, आपने वक्त दिया, रियल में हमें बताया। एक्चुअली वेदर की तो आपसे बात हो ही गई, लेकिन अब मुझे फ़िक्र लाहक हो गई कि ग्लेशियर्स इस तेज़ी से पिघल रहे हैं और वो खुद कह रहे हैं कि टेम्परेचर वहाँ पर अगर 30 भी होगा तो इट इज़ गोइंग टू बी, बिकॉज वो ऊपर की सतह की जगह है, वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा। आपने तो 5 साल की बात की है ना, ये तो यही करंट अगर ईयर में आप देख लें तो 5 इयर्स में द टेम्परेचर में राइज। मैं चाह रही थी कि वो कोई नंबर टेम्परेचर का दे सके, पर मुझे लग रहा है कि अगर अभी 30 हिट कर रहा है, इन 5 इयर्स इट कैन गो टू 33। यू नो अभी इस साल ही ग्लोव के इतने हमने देखे, ग्लेशियर फटने के, और उसमें सो लेट्स सी कि सिचुएशन अब कहाँ जाती है और उस पर हुकूमत क्या कर रही है। हम ज़रा कुछ कारोबारी मामलात की बात कर लें, कुछ अच्छी खबर भी आपको दे दें। सुबह स्टॉक मार्केट जो है वो नई तारीखी बुलंदी पर पहुंच गया है और पहली बार 100 इंडेक्स में 1,35,000 की सतह जो है उसको अबूर करते हुए हमने देखा है। पर हमें ज्वाइन किया है अहमद चुनाई साहब से भी, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फॉर गिविंग अस योर टाइम। बड़ा अच्छा प्ले कर रही है और ये अभी से नहीं हो रहा, पिछले 3 हफ्तों से हम देख रहे हैं कंसिस्टेंटली। लास्ट वीक भी फ्रॉम मंडे अंटिल फ्राइडे सिचुएशन बड़ी ज़बरदस्त रही है। ये एक पॉजिटिव रुझान ज़रूर नज़र आ रहा है मार्केट में, किस तरह से इसको परसीव किया जाए? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए बात यह है कि मैं समझता हूँ कि स्टॉक मार्केट को जो परफॉर्म करना चाहिए था बहुत पहले, वो अब परफॉर्म जाके कर रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इन्वेस्टर्स का एक ट्रस्ट लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल आ गया है और मार्केट जो है वो अपनी तमाम बुलंद तरीन सतह पे जो है छू रही है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मुल्क की माशी पॉलिसियाँ जो हैं वो कॉरपोरेट सेक्टर के लिए जो है मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी हैं। और उन हालात में जबकि पिछले 2-3 साल से मुसलसल अच्छी परफॉर्मेंस चल रही है, जो आप कॉरपोरेट सेक्टर में जो
डिविडेंड यील्ड है वो देखें तो वो भी बहुत बेहतर है। फिर कैपिटल यील्ड भी जो है वो बहुत अच्छी आ रही है। तो लोगों को ये लग रहा है कि ये अब एक ऐसा सेक्टर रह गया है कि जहाँ पर जब आप दूसरे सेक्टर्स को देखें और वहाँ पर बहुत सारे जो इशूज हैं जिसमें आज बिजनेस कम्युनिटी जो है वो हड़ताल की बात कर रही है, गवर्नमेंट की जो बजटरी मेजर्स हैं उसको जो है वो जालिमाना करार दिया जा रहा है। तो ये वो सेक्टर रह जाता है जो ऑलरेडी 100% डॉक्यूमेंटेड था और उस पर जो लोग काम कर रहे थे वो फिर मज़ीद किसी और वेंचर के बजाय स्टॉक मार्केट की तरफ जा रहे हैं और वहाँ पर एक अच्छा जो है वो रिटर्न उनको मिल रहा है। ऑलराइट, शनाया साहब, स्टॉक कहा जाता है स्टॉक मार्केट में बेहतरी उसका माइक्रो इकोनॉमिक नहीं मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स से डायरेक्ट लिंक होता है। सो कुछ आपने बताए हैं और कुछ चीज़ें मज़ीद भी मैं चाहूँगा कि जब अब स्टॉक मार्केट बेहतर हो रही होती है, सिर्फ इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस इसमें, ये तो डायरेक्ट सर इसका रीज़न है ना, उसके पसे पर्दा हम देखें मामला तो उस वक्त तक आपका स्टॉक मार्केट या फिर आपका कारोबार उस वक्त तक अच्छा नहीं हो सकता जब तक आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना आ जाए। तो स्टॉक मार्केट का बेहतर होना कारोबारी दुनिया के लिए तो है ही बहुत अच्छा, लेकिन दुनिया को ये भी जो है वो हम बता रहे हैं कि देयर इज़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, पॉलिटिकल हार्मनी हो रही है। दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर पाकिस्तान। देखिए बात यह है कि चाहे दूसरे कारोबार का जो भी स्टेट हो, जब स्टॉक मार्केट बेहतर परफॉर्म करती है तो सारे इंडिकेटर्स जो हैं वो अच्छा होने शुरू हो जाते हैं। ये भी परसेप्शन आ जाता है कि मुल्क के अंदर जो है वो अमन अमान है, मुल्क की माशी पॉलिसी अच्छी हैं और एक ओवरऑल सिनारियो जो है जिसमें हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करते हैं, दूसरे अमूर की बात करते हैं, वो भी जो है वो अच्छे मालूम देने लग जाते हैं। तो आज अगर हम ये देखें तो हकीकत तो है कि गवर्नमेंट की एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी जो है वो नज़र आ रही है। अपोजिशन जो है वो चाहे कितनी भी स्ट्रॉन्ग हो, गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ जो है वो इम्प्लीमेंट करा लेती है और जो चाहे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स हों या जो मज़ीद गवर्नमेंट ये समझती हो कि ये इस्लाहात या ये अमेंडमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशनली ज़रूरी हैं जिसकी बुनियाद पर एक स्मूथ सेलिंग हो जाए, वो हो जाता है। तो फिर बाहर वालों को भी और यहाँ डोमेस्टिकली भी जो है वो एक एश्योरेंस हो जाती है कि ये गवर्नमेंट कहीं नहीं जा रही और ये गवर्नमेंट जो है वो अपना ना सिर्फ टर्म पूरा करेगी बल्कि स्टॉक मार्केट जो इस तरह परफॉर्म कर रही है वो मुसलसल आगे जाती जाएगी। ठीक, पाकिस्तान को ये पॉलिटिकल हार्मनी वाला चैलेंज हमेशा से ही रहा है। इट्स बिन एजेस एंड एजेस और हमें हमारी स्टॉक मार्केट ने उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। सतही तौर पर ये बात हम मेरे ख्याल में शायद सिंस एवर ये बात सुनते आ रहे हैं, लेकिन एक थ्रेशहोल्ड भी होता है, किसी भी मार्केट का एक थ्रेशहोल्ड होता है। हमारी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की हम जब बात करते हैं ख़ास तौर पर वो थ्रेशहोल्ड नहीं आ पाया है। डू यू फील कि उसके पीछे वजह क्या सिर्फ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ही होती है कि हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ भी उसकी एक अहम वजह है? और क्या आज हम वहाँ खड़े हैं जहाँ हम ये कह सकते हैं कि ठीक है, अगर थोड़ी बहुत पॉलिटिकल हिलजुल होगी तो उसके बाद पॉलिटिकली इकोनॉमिकली हमारी पॉलिसीज़ इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हमारी स्टॉक मार्केट उसकी वजह से सफ़र नहीं करेगी? देखिए, आपने जो पहली बात की थ्रेशहोल्ड की, तो मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि थ्रेशहोल्ड जो है जब आता है जब हमारी स्टॉक मार्केट उस लेवल पे पहुंच जाए कि जहां इंटरनेशनली एक डिज़ायरेबल लेवल होता है। आज भी हमारा पी रेशो जो है वो 5-6 के लगभग है, जो आइडियली जो है वो 8-9 होना चाहिए। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो है वो 11-12 हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि मार्केट में इस वक्त कितनी गुंजाइश मौजूद है और उस गुंजाइश के लिए जो है वो लोग इंतज़ार कर रहे थे और उस गुंजाइश को आज कैपिटलाइज कर रहे हैं। और ये सबसे बड़ी वजह है कि हम अब इंटरनेशनल पैराहे में अपनी मार्केट को देख रहे हैं। ये बात बिल्कुल ज़रूर है कि मार्केट में अगर पॉलिटिकली कोई थोड़ा बहुत टर्मोइल खुदा न खास्ता आता है या कोई इंटरनेशनल सिनेरियो ऐसा क्रिएट होता है तो मार्केट जो है वो बहुत सेंसिटिव है। मार्केट फौरन रिएक्ट करती है और 2-4-5 हज़ार पॉइंट जो है वो निकल जाना कोई बड़ी बात नहीं है। और मार्केट फिर अब इस लेवल पे पहुंच गई है कि परसेंटेज वाइज देखें तो पहले अगर मार्केट 40-50 हज़ार पे थी और 10% भी नीचे जाती थी तो 4,000 पॉइंट नीचे जाते थे। आज आप इमेजिन कर लें कि अगर मार्केट का जो थ्रेशहोल्ड है वो तकरीबन 1,30,35 हज़ार पॉइंट के लगभग है और 10,000 पॉइंट या 7.5% नीचे जाए तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा जो है वो फिगर नज़र आ जाता है। तो ज़ाहिर है मार्केट के लेवल जो हैं वो पीक के लेवल्स हैं और इस पे इन्वेस्टर्स को ये भी सोचना है
कि हमने कौन से शेयर का इंतखाब करना है और कौन सा जो है वो ज़्यादा बेहतर उनके लिए परफॉर्म कर सकता है। ऑलराइट, ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अहमद चुनाई साहब हमारे साथ मौजूद थे। इस पर एक काबिल ज़िक्र बात ये भी है सादिया कि एक तो हमने मुल्क के इंटरनल सिचुएशन इतनी बेहतर की है, लेकिन आप ये देखें कि मार्केट इतनी मजबूत हुई है पाक भारत जंग और उसके बाद ईरान इसराइल तनाज़े के बावजूद भी इफ़ इट्स स्टैंडिंग इट मींस कि जो इंटरनल फोर्सेस हैं मार्केट की टू रेज द बार ऑफ थ्रेशोल्ड, जो मैं बात कर रही थी ना कि भाई आपकी मार्केट में क्या थ्रेशोल्ड भी आया है कि वो इस तरह की अनस्टेबिलिटी को थोड़ा बहुत हैंडल भी कर सके, क्योंकि हमने प्रोग्राम का आगाज ही इससे किया था कि भाई अली अमीन गंडापुर साहब आ रहे हैं और वो एक एहतजाज की तरफ जा रहे हैं और फिर वही पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की बात होगी तो फिर क्या हमारी मार्केट सफ़र करेगी। इसके साथ भाई इसके साथ सादिया साहबा हम एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले मैं अलल ऐलान वाशगाफ अंदाज में ये ऐलान करना चाहता हूँ कि भाई बीवी बीवी होती है, फिर चाहे वो इंसान की हो या फिर हैवान की हो। फैसल आपका किसी हैवान से पाला पड़ गया, दैट टू इन वीकेंड एंड आफ्टर वीकेंड? हैवान से नहीं, हैवान की बीवी से पाला पड़ा है। व्हाट? हैवान की बीवी से कैसे पाला पड़ गया आपका? आप कहाँ चले गए वहाँ पर? गोरिल्ला What? के पास मैं नहीं, एक खातून फोटोग्राफर थी, वो वहाँ गई और वो गोरिल्ला की तस्वीर ना करीब से लेना चाह रहे थे। मैं चाहूंगा इसको जरा हम बड़े फुल दिखा या फुल ना भी दिखा, दुबारा इसको शुरू से। ये तो देखें, ये आखिरी मनाजिर है, लेकिन शुरू से अगर आप ये देखें, एक फोटोग्राफर थी और वो गोरिल्ला साहब ने जो है ना खातून के बाल जो है वो इस तरह पकड़ लिए। सही, ठीक है। अच्छा, जिस तरह से खातून ये निंजा कराटे करते हुए गोरिल्ला बीवी गोरिल्ला निंजा कराटे करते हुए रोल होते हुए आई है पीछे से, हाँ ये पसंदीदगी ये सिनेमैटिक था। और इधर आओ तुम, इधर आओ तुम, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। तो बहुत रोल करते हुए लेके गई। हाँ ये देखिए, ये रोल करती हुई आई है। बोली अच्छा क्या हो रहा है? ये कुछ भी नहीं हो रहा, बस बाल देख रहा था मैं। ये बाल देख रहे थे या सूंघ रहे थे? हाँ, अरे सूंघ भी लिए, मतलब नाइस शैम्पू है। इधर आओ तुम, इधर आओ, तुमको मैं बताती हूँ। बड़ा बाल तुम जो है ना बहुत फीमेल फोटोग्राफर के बाल उन्होंने बाद में स्मेल किए हैं, मतलब जैसे वो ये कहना चाह रहे हो, व्हिच शैम्पू डिड यू यूज? नाइस शैम्पू है ना। फिर पीछे से पता चला, मैं बताऊं कौन सा शैम्पू है। सो देखे, जैसे मैंने कहा था कि बीवी होती है, फिर गोरिल्ला की हो या इंसान, डिग्री होती है, बीवी होती है और ब्रेक होता है के साथ। अगर आप गोरिल्ला हैं या फिर आप इंसान हैं तो आप देख लें आसपास, और अगर आपकी बीवी है तो आप इस तरीके की हरकत करने से पहले देख लें कि बीवी आसपास तो नहीं है। इसी के साथ हम ले रहे हैं ब्रेक। हरकतों से बाजना है, देख लें आगे पीछे बस। वाह, ब्रेक। मेरा आज का एक बहुत अहम सवाल है, क्या आज आपने ब्रश किया? क्या आज आपने ब्रश किया? नहीं, जिसने ब्रश नहीं किया उसको वेलकम बैक नहीं है। अरे ये क्या बात है? खत्म हो गई बात। क्यों? वो इसलिए नहीं है क्योंकि हाँ ये आपके ही फायदे के लिए, वो इसलिए क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो आपको स्ट्रोक हो सकता है। हाँ भाई, एक नई तहकीक आई है, बाय द वे सबको वेलकम बैक। एक नई तहकीक आई है जो ये कहती है इफ यू वंस फ्लॉस योर टीथ, यानी आप अपने दांतों को वो धागा जिसे हम साफ कर लेते हैं जो मिलता है, अगर वो अभी आप कर ले, अदर देन ऑल्सो ब्रशिंग योर टीथ एवरी डे, तो आप फालिज के खतरे से बच सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैरोलिना, वो जो भी है, मैं आपको यहीं रोकता हूँ। मैं आपने बात की कि दांत ब्रश के अलावा दांत फ्लॉस, अभी ये हमें कॉन्सेप्ट तो पाकिस्तान में पता नहीं है भी या नहीं है, कि हमने उर्दू में सिर्फ लिख दिया दांत साफ करना, लेकिन अंग्रेजी में इसके दो मुख्तलिफ है ना। जो पाकिस्तान में है वो ये है कि पाकिस्तान में कोई चीज इंट्रोड्यूस होती है या कोई रिसर्च आती है, उसके साथ ही मिथ्स नहीं मिथे आ जाते हैं। देयर आर लॉट ऑफ मिथ्स, राइट? या उसके साथ बहुत सारी मिथ्स आ जाती है कि ये करोगे तो ये रहेगा। अब फ्लॉस का क्या सीन है? लोग कहते हैं दांतों में गैप आ जाएगा, इसलिए फ्लॉस नहीं करना चाहिए। आई हैव मेट सो मेनी पीपल। मैं तो अभी माउथ वॉश के यूजेज से भी, अब फॉर एग्जांपल किसी डॉक्टर ने बोला कि भाई माउथ वॉश का ओवर यूजेज नहीं करना है, अब लोगों ने कह दिया नहीं, करना ही नहीं, गुड बैक्टीरिया भी चला जाता है, नहीं, ये भी हो जाता है, वो भी हो जाता है। डोंट डू इट एट ऑल। सादिया, मैं अभी तक वहीं अटका हुआ हूं। लोगों के दांत हिल जाते हैं, आपको पता है, टूथब्रश करने से अलाइनमेंट खराब हो जाती है टूथब्रश करने से। बहुत अच्छी बात है। और फिर वो जब आप दफ्तर में घूमते हैं ना, फिर लोगों की अलाइनमेंट आगे पीछे हो जाती है, लोग दूसरे लोगों के दिमाग हिल जाते हैं। सो मैं अभी भी वहीं अटका हुआ हूं। पाकिस्तानी जो हम लोग हैं, दांत ब्रश करने में, फ्लॉस करने में कितने फीसद पाकिस्तानी हैं? कितने फीसद पाकिस्तानियों को पता है कि फ्लॉस और ब्रश एक डिफरेंट चीज है? इसी पे हम क्यों लड़ रहे हैं? हम इसी पे बात कर लेते हैं। डेंटल सर्जन डॉक्टर अली हुसैन खान हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है?
you know what, on a personal note, whenever I meet you, we discover new things. Yes. तुम खैर इस पे तो हम बात करेंगे। तो अली, सबसे पहले तो भाई पाकिस्तानियों को ज़रा ये बताइए कि दांत मांझने में और ये फ्लॉस करने में क्या फ़र्क है? व्हाट आर दीज टू थिंग्स? ओके, सबसे पहले एक रिसर्च जो आपने जिसका प्रीएम्बल दिया है अभी, उसका मैं बता दूं कि 40% चांसेस कम हो जाते हैं फालिज के अगर हम फ्लॉस करें हफ्ते में 4 दफ़ा। ओके, मैं रोज़ाना फ्लॉस करने की बात नहीं कर रहा, सिर्फ हफ्ते में 4 दफ़ा आपने फ्लॉस किया तो आपने फालिज का, अब उसका जो कोरिलेशन है मैं आपको बताऊं जी। अब डिफरेंस आपने पूछा, लेकिन टूथब्रश तो हमें स्कूल से सिखाया जाता है कि आपने एक्टिविटीज़ भी होती है ब्रशिंग की, और पोएम्स भी हैं, गाने भी सुने हैं, स्कूल में भी होती थी। हाँ बिल्कुल, कि जो है ना दिन में आपने 2 दफ़ा ब्रश करना है। टाइमिंग सबको पता है, राइट? आपको सोने से पहले, सुबह नाश्ते के बाद। अब फ्लॉस का ये देखें, इन्होंने एक धागे का एक वर्ड यूज कर दिया। अब वो अब हमारे यहाँ मिथैया है, मिथैया, तो अब धागा लोग वाकई निकाल लेंगे। हाँ जी, तो ये बहुत वर्ड बहुत ख्याल से यूज समझाना चाह रही थी आसान उर्दू में। तो अब ये होता है कि धागे का क्या होगा कि अगर हमने नॉर्मल धागा ले लिया तो हमने अपने गम्स के ऊपर, हमने अपने गम्स के ऊपर जुल्म कर दिया। अब हमारे यहाँ धागे के साथ साथ अल्टरनेटिव्स क्या क्या हैं? ओहो, मैंने एक शो में यहाँ पर डिस्कस किया था। हाँ, ये स्टेम्स प्लांट की जी, टैबलेट का जो कोना होता है, जो रैप उसका जो पैकिंग होती है, टूथपिक, माचिस की तीली का तोड़ कर, ये तो बहुत अच्छी चीज बता रही है। कोविड का एक ही फायदा हुआ है कोविड का, कि वो जो हम नोट्स जो यूज करते थे, आपको याद है? तो उसमें बड़ा हम लोग एग्जैक्टली, तो उसको भी हम सेंसिटाइज, वरना नोट का कोना मोड़ के भी, वरना वो भी कड़क नोट, पाकिस्तानी करेंसी भी यूज होती है जी हाँ, खाना निकालने के लिए या दांतों के बीच में से प्रोटीन निकालने के लिए। वियर्ड बात बताऊं, मेरी एक जानने वाली हैं, शी सेड के मैं तो सुई से ना ये खुरच लेती हूँ जब ये कुछ उसमें लगा होता है, स्टेन्स, या आई वाज लाइक भैया, हाँ पीपल डू इट विद कॉमन सेंस। तो अब ये है वो, तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि अल्टरनेटिव्स हैं। देखिए, डेंटल फ्लॉस एक मेडिकेटेड चीज़ भी होती है, उसके अंदर आजकल फ्लोराइड को बिल्कुल उसके साथ एमलगमेट किया जाता है, डाला जाता है अंदर उस फ्लॉस के अंदर। स्टार्टर्स के लिए जो कि फ्लॉस प्रॉपर करना नहीं जानते कि 2 उंगलियों के बीच में लपेट के और किया जाता है डेंटल फ्लॉस को, तो उनके लिए आजकल वो एक स्टिक वाला जो आता है, आ रहे हैं, जिसमें एक तरफ टूथपिक होती है प्लास्टिक की और जी, तो वो गाइड करता है कि किस तरीके से रोल करना है 2 कॉन्टैक्ट एरियाज के बीच में। अच्छा, ये मसूड़ों के लिए नहीं होता है फ्लॉस, ये फ्लॉस कॉन्टैक्ट एरियाज के लिए होता है, दांतों के बीच में जो 2 कॉन्टैक्ट होते हैं, जहाँ पर हमारा गोश्त जाके छुप जाता है। ऑल्सो वहाँ टूथब्रश की रीच नहीं होती। एग्जैक्टली। अगर आप इंटरडेंटल कोई टूथब्रश यूज़ ना करें तो वो अलग आते हैं, तो वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें उस पर नहीं जाते, जैसे कि वो वाटर फ्लॉस भी आता है, ठीक है। तो अगर हम उसको दांतों के कांटेक्ट के बीच में से निकाल दें तो जो गोश्त, स्पेशली बड़े का गोश्त जो जाके वहाँ पर फंसता है, जो बकरा ईद के बाद काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो फिर उसको उस फ्लॉस से निकाला जाता है। अब हमारे यहाँ पर जो गुड बैक्टीरियाज या ओरल फ्लोरा जैसे कहते हैं, जो कि नॉर्मली हर मुंह में मौजूद होता है, वो एक्टिवेट कर जाते हैं अगर वो गोश्त 2 दांतों के बीच में फंस जाए, और फिर उसको एसिड में कन्वर्ट करते हैं। देन एसिड उस संगे मरमर को घिस देता है और वहाँ कैविटी बनना शुरू हो जाती है। संगे मरमर से मुराद जो हमारे 32 दांत मुंह या 28 दांत लोगों के जो होते हैं, एक तो ये चीज़ है। दूसरा, अब आते हैं स्ट्रोक। इसका क्या कोरिलेशन है भाई स्ट्रोक और फालिज वाली चीज़ पे? इसका यह है कि देखें, जो जरासीम हमारे मसूड़े और दांतों के बीच में मौजूद होते हैं, लैक ऑफ प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक, लैक ऑफ फ्लॉस, लैक ऑफ डेंटल विजिट्स ड्यू टू एनी रीजंस, जिसकी वजह से मसूड़े और दांतों के बीच में जो गंदगी जमा होती है, वो शरियानों के थ्रू वो गंदगी फ्लो करके दिमाग के हिस्सों में भी जाती है, जो आर्टरीज या जो हमारी जो शरियाने जो दिमाग तक जो ब्लड लेके जा रही है, और फिर वहाँ पर जाके वो एक किस्म की उन आर्टरीज में चीज़ें फंस जाती हैं।
तो वो फंसती हैं, तो फिर जब ब्लड सप्लाई कम हो जाती है तो फिर वो स्कीमिक जिसको हम कहते हैं स्ट्रोक, 2 किस्म के होते हैं, हेमोरेजिक होता है, एक स्कीमिक होता है, तो वो स्कीमिक किस्म का स्ट्रोक होने के मैं चाहूँगा इसको भी ज़रा आसान अल्फाज में लोगों के लिए प्लीज़ बता देखें। वो अब मैं जहाँ पर खून की रवानी कम हो जाए उसको स्कीमिक कहते हैं। अब स्कीमिक हार्ट डिजीज़ भी होते हैं, स्कीमिक ब्रेन डिजीज़ भी होते हैं, ठीक। अगर वो दिल की तरफ जा रहा है तो फिर हार्ट अटैक होने के चांसेस या फिर स्कीमिक हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं। दिमाग की तरफ जा रहे हैं तो फिर स्ट्रोक यानी कि फालिज होने के चांसेस। एंड यू आल्सो सेड हेमरेज। यस, अगर वो परमानेंट डैमेज करे, वहाँ लीकेज हो जाए ब्लड फ्लो की, उसकी फंसने की वजह से, उन चीज़ों की जो मसूड़ों के और दांतों के बीच में जो गंदगी जमा है वो रेगुलर वहाँ फंसती रहे तो हेमरेज भी हो सकता है। ओके, सो अली, अब लोग जो है ना इसमें वो कर रहे होंगे कि जी हर खाने के बाद फिर रगड़ना शुरू कर देंगे, तो मैं चाहूँगा इस पर भी लोगों की रहनुमाई कर दें शॉर्टली, और प्लस ये कि ज़्यादा इफेक्ट ये जो चीज़ होती है गोश्त का कोई टुकड़ा फंस जाना, दैट इज़ ज़्यादातर वो बड़े का गोश्त होता है। एथेरोस्क्लेरोसिस, उस गंदगी को उस आर्टरी या उसके अंदर जमा करने को एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, जो एक वर्ड मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ। सही है। अब आते हैं आपके सवाल के ऊपर कि वो घिसना एंड एवरीथिंग, तो देखें जो स्ट्रेस है या जो आपने एक सबकॉन्शियसली आप जो सोचना शुरू कर देते हैं ड्यूरिंग योर ब्रशिंग, स्पेशली ये एक रिसर्च है कि आदमी तमाम ज़रूरी चीज़ें अपनी ब्रशिंग के वक्त सोचता है, क्योंकि लोग इसको अनप्रोडक्टिव समझते हैं इस चीज़ को, ब्रशिंग को भी। दैट्स वाई हम सामने के दांतों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ओके, तो जिसी तरीके अगर आप किसी जिम फ्रीक से बात करेंगे तो वो कहेगा कि हर मसल पे जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपने उस पर ध्यान देना। हाँ जी, हाँ जी। इसी तरीके से जब आप ब्रशिंग कर रहे हो तो आपने हर सरफेस पे, हर दांत पे ध्यान देना, माइंड टू मसल। एग्जैक्टली। और अगर नहीं दिया तो फिर वो इट विल लीड टू एब्रेजन, जिसको कहते हैं कि घिसना, रगड़ना। तो वो जितना स्ट्रेस है जो सोचने का कि फॉर एग्जांपल कल मेरे बॉस ने बड़ा ख़राब किया मेरे साथ, 4 लोगों के सामने मेरे साथ बदतमीजी की, तो उस वक्त बॉस का गुस्सा निकाला जा रहा है दांत के ऊपर। तो आपने एब्रेजन नहीं करनी, आपने एक जेंटल प्रेशर देना है दांतों के ऊपर। अच्छा, अब खुदा ना खास्ता इसके साथ कॉम्बो ये होता है कि हम लोग एसिडिक चीज़ें पीते रहते हैं पूरा दिन, या फिर कुछ लोगों को जो है एसिडिक रिफ्लेक्स की कंप्लेन होती है। हाँ। तो अगर ये चीज़ें मिल जाएं तो इरोजन यानी कि तेज़ाब और एब्रेजन, ये दोनों मिलकर फिर दांतों को और ज़्यादा यानी कि कितना कनेक्टिविटी है हमारे जिस्म के एक आज़ा से दूसरे आज़ा का, इससे हमें अंदाज़ा होता है। और अल्लाह ताला ने जो भी उज़ू बनाया आपके जिस्म में, दांत हो गया, हमारे सबसे जो जिसको फरामोश कहते हैं ना, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अली, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जो सबसे ज़्यादा हम फरामोश कर देते तो हमारी स्किन और एक हमारे दांत, इन 2 उज़ू को इतना हमने फरामोश किया होता है। तो आप देख लें कि अगर आपने भी फरामोश किया हुआ है तो आपको क्या क्या मसाइल हो सकते हैं, इसलिए फरामोश ना करें। और अगर कुछ ऐसा हो भी गया है जैसे कि आपके जहन में कोई स्ट्रेस है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग्स योर बॉडी हैज, तो अब उसको ये स्ट्रॉन्ग समझ के ऐसा ना करें कि आप उसकी केयर ही छोड़ दें कि ये मैं मर जाऊंगा, दांत तो रहेंगे भाई, उससे और भी चीज़ें रहती है साथ में कनेक्टेड। ये है, यू नो, पीपल टॉक अबाउट ऑल ऑफ दिस कि जी बॉडीज चली जाती है बट दांत रहते हैं, ये इतने मजबूत है इसलिए लोग उन्हें साफ ही नहीं रखते। एनीवेज, फैसल, मेरे जहन में ये बात आ रही थी, आपने कभी कबूतर चलाया है? चलाया है। सादिया, पहले तो आप अपनी खबर और उर्दू जो है उसको जरा अलाइन तो करें ना। आपको कह रही कबूतर चलाया है, देखिए पहली बात तो ये कभी मैंने वो करते ना वू करके उड़ाते हैं, मैंने वो भी नहीं किया, लेकिन मैंने चलाया भी नहीं है। तो आप ये मतलब आपको लग रहा है कि एज यूजुअल मेरी उर्दू में मसला है, एक्चुअली मेरी उर्दू में मसला नहीं है। कुछ फुटेज मैं आपके सामने रखूंगी, फिर आपको शायद समझ आ जाएगा कि एक्चुअली जो मैं बात कर रही हूँ उसके पीछे सेंस क्या। जरा दिखाइए क्या सादिया साहबा क्या दिखाना चाह रही हैं? हुआ कुछ यूं कि एक शख्स ने एक लिया रिक्शा, उसको किया ट्रांसफॉर्म और उसको शक्ल दे दी कबूतर की और फिर चलाया उन्होंने। ये देखिए कमाल है टेक्नोलॉजी, ये वाकई टेक्नोलॉजी। और ये सिर्फ पाकिस्तान में मैसर है ये टेक्नोलॉजी, ये आप देख। अच्छा, इसके बाद ये पेट्रोल डलवाने भी आ रहे हैं। अरे यार, कबूतर ऊपर, कबूतर जो ना छत से टकरा गया। हाँ, और अब ये देखिए कबूतर टकराते। अच्छा, सरगोदा में हुआ है ये सरगोदा को कहते हैं शाहीनों का शहर। अब ये कबूतरों का भी शहर। कहीं यही तो वो कबूतर नहीं है सादिया जो बार बार सरहद पार कर जाता है और वो गिरफ्तार करके कहते हैं कि यार ये पाकिस्तान से आया जासूस कबूतर। और मैं आई वांट टू से
कि जिस कॉन्फिडेंस के साथ इस कबूतर को बनाया होगा कि ये कुछ अच्छा ही लगेगा और मैंने रिक्शे को बदल कर और पता क्या लग रहा है कबूतर में मूव करना है। इनके पास एक कूलर भी रखा हुआ है, मेरे ख्याल से रोजी रोटी कमाने निकले हैं, बहुत से कोई मेले वेले में ये चल जाते होंगे। सो अगर तो ऐसा है तो भाई क्रिएटिव पाकिस्तानियों से ज्यादा क्रिएटिव ना और कोई हो नहीं सकता है। वैसे बाय द वे आजकल नौजवानों में रेसलिंग का बड़ा बिल्कुल, और ख़ासतौर पे ख़वातीन में बड़ा रुझान है। और मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लग रही है, वो ये कि पाकिस्तानी ख़वातीन को ट्रेन करने के लिए दूसरे मुल्क से आकर जब ख़वातीन यहाँ पर आती हैं और यहाँ की जो रेसलिंग इवेंट्स हैं उसमें जब वो हिस्सा लेती हैं तो यहाँ की जो मौजूद ख़वातीन हैं उसमें भी उनका एंथुसियाज़म और मोटिवेशन बढ़ती है। चलिए, तो आपने किसी से मुलाकात की? बिल्कुल, मैंने मुलाकात की यूनिका से और उनसे मैंने जाना कि वो जब यहाँ पर आई तो नेपाल से यहाँ आने का उनका एक्सपीरियंस कैसे था, और एक्चुअली उनके एक्सपीरियंस के साथ साथ उनकी पर्सनालिटी की जो चीज़ें निकल कर सामने आई वो मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग से। तो आई एम गोना टेक यू देयर वेयर आई इंटरव्यूड है। आप सोच रहे होंगे कि मैं इस खुले आसमान के नीचे क्यों खड़ी हुई हूँ, इस सुहाने मौसम को क्या एंजॉय करने यहाँ आई हूँ। तेज़ हवा जो कराची में आजकल चल रही है जिससे हम बहुत सब खुश हैं, लेकिन एक्चुअल वजह ये नहीं है। एक्चुअल वजह कुछ और है, वो थोड़ी देर में समझ आएगी। लेकिन उससे पहले मैं अपनी गेस्ट आपके साथ इंट्रोड्यूस करवा लेती हूँ। मेरे साथ मौजूद है भगवती यूनिका, जिन्होंने रिसेंटली REW रेसलिंग इवेंट में हिस्सा लिया। ना सिर्फ इवेंट में हिस्सा लिया बल्कि क्या शानदार परफॉर्म किया। इसी पर उनसे भी बात कर लेते हैं, उनका एक्सपीरियंस क्या रहा है नेपाल से पाकिस्तान में आकर, और ओवरऑल क्या समझती हैं रेसलिंग को पाकिस्तान में जब वो देखती हैं। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? आई एम फाइन। अच्छा भगवती, मुझे थोड़ा तो ये तो पता है, भागवती समझ में आता है कि आपको उर्दू समझ में आ जाती है ना? तो मैं उर्दू में ही आपसे सवाल करूंगी और फिर आप हमें जिस तरह चाहे आपको आसान हो वैसे जवाब दीजिएगा। सबसे पहले तो इस इवेंट के बारे में बताएं, आपके साथ और कितनी खवातीन थी, आपका अपना एक्सपीरियंस पाकिस्तान में कैसा था? मेरा इंट्रोड्यूस दिनु पर्दा मैं नेपाल की पहली महिला रेसलर हूँ र वर्ल्ड के हाई अल्टीट्यूड में रेसलिंग खेलने पहली महिला रेसलर हूँ। र मेरा नेपाल में कंपनी भी है, वो मैं कोबू ब्रांड को 4-5 बार बुलाया नेपाल में मैंने रेसलिंग के लिए। लेकिन मैंने उसके साथ पूछा था पाकिस्तान में रेसलर नहीं है, महिला रेसलर। मुझे एक बार पाकिस्तान में रेसलिंग खेलने बहुत इंटरेस्ट है, मैंने उसको 4-5 साल पहले बोला था। लेकिन वो बोलेगा पाकिस्तान में रेसलिंग वोमन रेसलिंग नहीं है, वो सब लड़की बुर्का लाएर हिँडेगा, उसका अलाउड नहीं है, वो फैमिलीले सपोर्ट नहीं करेगा, ऐसे बोला था। और फिर वो जून का 7 तारीख में वो नेपाल गया था, उसने पाकिस्तानी को भी हराया था। उस टाइम में मैंने फिर बोला पाकिस्तान में एक मैच करो, मैं पाकिस्तानी लड़की से फाइट करने मेरा इंटरेस्ट है, ऐसे बोला। लेकिन उसने बोला एक लड़की है, लेकिन मैं यहाँ आया, वो पाकिस्तान में महिला रेसलर, वाह, मैं एकदम एक्साइटेड से आया थी। लेकिन लड़की बहुत छोटी थी, ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं था, इसलिए मैं खुश हुआ। लेकिन यहाँ का लोग बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, फाइट भी अच्छा हुआ था, इंटरटेनमेंट हुआ था, बहुत खुश। अच्छा, मुझे पूछना है आपसे कि वहाँ पर और क्या क्या आप कर लेती हैं, लेकिन पहले मैं कोवो से बात कर लेती हूँ। इस तरह इवेंट के बारे में बात करते हैं कि ये इवेंट किस तरह से ऑर्गेनाइज किया, कितनी खातीन और कितने मर्द इसका हिस्सा बने। अस्सलाम वालेकुम कोवो। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा सा आगे आ जाए ताकि हम आपसे और ज़्यादा अच्छे से बात कर सकें। अच्छा, मुझे ये जानना है कि ये आइडिया कैसे आया कि दूसरे मुल्कों से ख़वातीन रेसलर्स को यहाँ पर लाया जाए, और क्या जो मकसद था आपका पाकिस्तान में इसको लेकर आने का, इन ख़वातीन को लाने का, और पाकिस्तान में जो ख़वातीन रेसलिंग में पार्ट लेना चाहती हैं वो क्या किस हद तक आप लोग हासिल कर पाए? देखें, पाकिस्तान में जो है ना टैलेंट बहुत ज़्यादा है, और प्रो रेसलिंग का प्लेटफॉर्म जो है यहाँ पे हम लोग ले आए। अब बात है कि टैलेंट बहुत ज़्यादा इसके अंदर आना चाहता है, स्पेशली फीमेल्स का बहुत ज़्यादा। इवन मैं लास्ट टाइम एक स्कूल में भी एज अ गेस्ट इनवाइटेड था, तो वहाँ पर जब हमने स्टेज पे बोला कि हम यहाँ के स्टूडेंट्स को जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, तो मेल स्टूडेंट्स से ज़्यादा फीमेल स्टूडेंट्स ने इंटरेस्ट शो किया। अच्छा। तो यही चीज़ एक जो आउट ऑफ पाकिस्तान जो जेस्चर है कि पाकिस्तान में जैसा भी इन्होंने बोला कि ख़वातीन जो है वो सिर्फ बुर्का पहनते हैं या उनको परमिशन नहीं है, तो इसलिए हमने ये स्टेप लिया कि पाकिस्तान में एक बार फर्स्ट वुमेन रेसलिंग कराई जाए। और इसके लिए जो है फर्स्ट नेपाली वुमेन रेसलर जो हमारे साथ बहुत ज़्यादा अच्छे रिलेशन में थी, तो इनको इनवाइट करना मैंने सबसे ज़्यादा सूटेबल समझा। और वो अच्छा, उनसे मेरी ऑफ द रिकॉर्ड बात भी होती भगवती आपसे, तो आपने मुझे बताया था कि आप एक्टिंग भी कर लेती हैं, आप फाइट तो करती हैं, आप गाना भी गा लेती हैं। तो हमारे लिए बड़ा लकी होगा, फॉर्चुनेट होगा अगर आप हमें कोई गाना सुना दें अपनी नेपाली लैंग्वेज में। नेपाली गाना? हाँ। नेपाली हामी रहौला कहाँ, नेपालै नरहे
क्या बात है भाई. Was it a surprise for you, Faisal, when she started singing? A wrestler who sings as well. Also she आपको पता है उन्होंने कई हिंदी मूवी में भी काम किया है, नेपाली मूवीज में भी काम कर चुकी है. चलिए इसी के साथ हम आपसे लेंगे इजाजत. आपसे मुलाकात होगी कल. रखें अपना ख्याल, दांतों को ब्रश करते रहिए, फ्लॉस करते रहिए. अल्लाह हाफिज. प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.